आदमी कयामत से 3 दिन पहले दोबारा जन्म लेता है। पहला काम ये होता है कि शहर के बाहर जाकर हजारों टन मिट्टी खोदकर अपने स्पेस में डाल लेता है। सब लोग उसे पागल समझकर हंसते हैं, लेकिन सिर्फ वो आदमी जानता है कयामत आने के बाद जो जमीन असर से बची रहेगी उसका एक दाना भी 1 अरब का होगा, और उसके पास एक खानदानी तांबे की पट्टिका भी है जिसके अंदर एक तरह का ताबूत छिपा है। हर मंजिल पर बेहद खतरनाक जानवर और बदमाश देवता कैद हैं। खतरे के समय वो उनसे लड़ाई भी करवा सकता है, क्योंकि वो जानता है 3 दिन बाद कयामत आएगी, 90% इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे, पूरी दुनिया नरक बन जाएगी। और उसके पास न सिर्फ गुआनिन के पास वाला काला भालू है, बल्कि राक्षस और पागल लेई जेंजी भी है। यहाँ तक कि जिसने जो को बर्बाद कर दिया वो दाजी भी उसके साथ है, और स्वर्ग महल का एक बड़ा खिलाड़ी भी है, और वो उन्हें लेकर इस समाज की सिस्टम फिर से बनाएगा। लेकिन वो पिछली जिंदगी में अपने अच्छे दोस्त और गर्लफ्रेंड के धोखे को कभी नहीं भूल सकता कि कयामत के दौरान उन्होंने न सिर्फ उसकी खानदानी पट्टिका छीनी, बल्कि गर्लफ्रेंड ने खुद उसके ऊपर पेट्रोल डाला। हे फिर मिलेंगे अगली जिंदगी में। सॉरी यांग भाई, तुम्हारा सब कुछ मैं लूंगा। फिर उस अच्छे दोस्त ने अपनी बहन के खून से उस पट्टिका को मान्यता दिलाई। तुम्हें आग पसंद है ना, तो आग में ही गायब हो जाओ। इतना कहकर उसने एक लाइटर फेंका। भड़कती आग ने तुरंत उस आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। वो बहुत बुरी तरह मरा। अगली जिंदगी मिली तो मैं तुम्हें जरूर नहीं छोड़ूंगा। तभी एक आवाज उसके दिमाग में आई, जी फिर से शुरू करते हैं। फिर उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। दाहिनी आंख से आग की लपटें निकलने लगीं। वो अचानक बिस्तर से उठ बैठा। क्या हुआ? कोई जख्म नहीं, कोई आग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो आवाज जो उसने सुनी थी सच थी? उसने तुरंत फोन खोलकर देखा। समय सन 2028 1 जुलाई को रुका हुआ था, यानी वो कयामत आने से 3 दिन पहले वापस आ गया था। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसकी दाहिनी आंख हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी। वो पिछली बार जलते समय आंखों में रह गई चिंगारी थी। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कौन सोच सकता था अभी जो शहर हरा भरा दिख रहा है 3 दिन बाद वही नरक बन जाएगा। लोग जीने के लिए अपनी नीति की हदें भूल जाएंगे। उसके दोस्त शीजुन और लियो रुयान ने बिना झिझक उसे धोखा दिया। तभी लियो रुयान का फोन आया। इतनी देर से फोन क्यों उठाया? हु यांग, क्या तू ब्रेकअप करना चाहता है? फिर वही बात, नाराज हुई तो ब्रेकअप की धमकी। पहले वो डर के मारे उसे मनाता था, लेकिन अब ठीक है, पता चल गया गलती। तूने क्या कहा? क्या तू बहरा हो गया है? मैंने कहा ब्रेकअप करो, मैं थक गया हूँ, अब और तेरी खातिरदारी नहीं करनी, फिर मिलेंगे। फिर उसने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। हु यांग को लगा कि दुनिया शांत हो गई, अब सही काम करने में समय लगाना चाहिए। दूसरी तरफ लियो रुयान ने सीधा फोन दीवार पर दे मारा। हु यांग ने मेरा फोन रख दिया और मुझे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। वाह यार, उस समय उसके बिस्तर पर हु यांग का अच्छा दोस्त शीजुन लेटा हुआ था। क्या उसने हमारे रिश्ते का पता लगा लिया? ये कैसे हो सकता है? वो पागल हर रोज मेरे आसपास घूमता है। मैं जिधर जाने को कहूँ उधर जाता है, उसे तो पता ही नहीं चल सकता। हे गुस्सा मत करो, अभी मेरे पापा का मैसेज आया था। कुछ पुरानी खानदानी चीजें जमा करने को कह रहे थे, जिनमें एनर्जी हो। शायद कोई बड़ी बात होने वाली है। पुरानी चीजें, मुझे याद है हु यांग के पास एक खानदानी पट्टिका थी, भद्दी सी, लगभग कई 100 साल पुरानी होगी। शीजुन ने बात सुनते ही एक हाथ से लियो रुयान को पकड़ लिया और बेसब्री से पूछा, वो चीज अब कहाँ है? हु यांग की बहन हु युन के पास है। वो लड़की? हु यांग पागल हुआ पड़ा है। जब शांत होगा तो फिर से मेरे पास रेंग कर आएगा, तब मैं उसे वो पट्टिका मुझे देने को कहूंगी। फिर सीन बदलता है। एक मासूम सी लड़की दिखाई देती है। भैया, तुम्हें अचानक ये क्यों चाहिए? और 50 किलोमीटर दूर टैक्सी लेकर आए हो? आज तुम्हारी ऑफिस नहीं है। अरे तुम्हारी आंख को क्या हुआ? छोटी युन, क्या तू अपने भैया पर भरोसा करती है? बिल्कुल। हालांकि वो नहीं जानती कि उसका भैया आज अजीब क्यों है। भैया, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ तुम जो भी करते हो मेरे भले के लिए करते हो। अपनी गोद में बैठी मासूम बहन को देखकर हु यांग मुस्कुराया। ठीक है, तू अब स्कूल जाकर अपना सामान पैक कर, तुरंत मेरे साथ घर चल। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अपनी बहन को जाते देखकर हु यांग ने कसम खाई कि इस जिंदगी में छोटी युन को अच्छे से जीवित रखेगा। इसी पट्टिका की वजह से पिछली जिंदगी में वो और उसकी बहन दोनों शीजुन के हाथों मारे गए थे। क्या इस पट्टिका में कुछ खास बात है? अचानक उसकी दाहिनी आंख से सुनहरी आग के कण निकले, जो पट्टिका पर गिरे और उसे जलाने लगे। फिर तुरंत पट्टिका पर 2 बड़े अक्षर दिखाई दिए, द शियोंगयू। भन्न की तेज आवाज। हु यांग के सामने एक समय का रास्ता बना। फिर वो उसमें खिंच गया। नीचे जंजीरों से बंधा एक विशाल ताबूत था। ये तो ताबूत की हर मंजिल पर भूत प्रेत बंद थे। हर एक बेहद खतरनाक दिख रहा था और हवा में कभी कभी बिजली गिरती रहती थी। अंदर बंद भूत प्रेत दिल चीर देने वाली आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन उन पर एक के बाद एक बिजली गिर रही थी। हु यांग समझ गया, ये बिजली ताबूत के अंदर के राक्षसों को काबू में करने के लिए थी। किंवदंती है कि जिन लोगों ने वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, रिव्यू और छोटे फूल नहीं भेजे, वो सपने में यहाँ पकड़े जाएंगे, जब तक कि कमेंट में ये न लिखें कि ये काल्पनिक है, असली नहीं। तभी एक आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी, जी
डर लगा। तू कौन है? मैं सूदा जी हूँ, शियोंग यू के मालिक से मिलता हूँ। ये जादुई ताबूत हजारों साल पहले बना था, जिसे पूर्वजों ने 12 देवताओं को बुलाकर मिलकर बनाया था। और ये एक बड़ा शियोंग यू भी है। आज तक अनगिनत बदमाश और गुनाहगार देवता जिन्होंने बहुत बड़े जुर्म किए हैं, उन्हें इसमें डाल दिया गया। हर दिन उन पर बिजली गिरती है और हु यांग के हाथ में जो बड़ा शियोंग यू का टिकट है, वही इसे खोलने की अकेली चाबी है। इसीलिए दाजी उसे शियोंग यू का मालिक बुलाती है। तो मालिक साहब अंदर जाकर अपने कैदियों को देखना चाहेंगे, और भी बहुत कुछ है। मैं चलते फिरते आपको बताती हूँ, ठीक है? हु यांग दाजी को लेकर धीरे धीरे ताबूत की तरफ बढ़ा। जैसे ही हु यांग अंदर गया, तेज धारें उसकी तरफ आने लगी। दाजी ने तुरंत उसे सावधान रहने को कहा। हु यांग की आंखों की पुतलियों से सुनहरी रोशनी निकली। उसकी तरफ आती सारी धारें रुक गईं। दाजी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना ताकतवर होगा। मालिक, तुम्हारी आंखों में सचमुच डार्क वर्ल्ड की आग है, इसीलिए तुम दोबारा जीवित हो सके, है ना? पिछली जिंदगी में मेरे कान में बोलने वाली तुम ही थी। हाँ, मैं हूँ परिवार से बहुत पुराना नाता रखती हूँ। बड़े शियोंग यू की निवासी होने के नाते मैं ये नहीं देख सकती थी कि तुम बुरे लोगों के हाथों मरो। तुम्हारी पिछली जिंदगी में मरने से पहले की निराशा और गुस्से ने तुम्हारी आग की ताकत को जगा दिया। मैंने तो बस रास्ता दिखाया। हु यांग को यकीन हो गया कि यही उसके दोबारा जन्म लेने की वजह है। अब कयामत आने वाली है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस जिंदगी में सब कुछ अलग होगा। फिर हु यांग ने दाजी से रास्ता दिखाने को कहा। पूरा बड़ा शियोंग यू 9 मंजिलों में बटा है। हु यांग की अभी जो ताकत है, अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा कि एक कोठरी में एक काला भालू बंद था। ये तो वही है ना जिस पर पिछली जिंदगी में शीशी झुंड सवार था। उस खतरनाक जानवर ने एक जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा हो गया। अरे यार, ये नए मालिक हैं क्या? सच में जवान और मेहनती हो। हम कई हजार साल से आपका इंतजार कर रहे थे। आप जो कहें। हु। फिर उसने अपने होंठ बाहर निकाल दिए। हु यांग हैरान रह गया। दाजी भी सकते में आ गई। ओए बदतमीज भालू, मालिक को देखकर अपनी इज्जत बेच रहा है। दूर हट, मैं तो अभी चाटा भी नहीं हूँ। ये भी कोई मजबूरी है। भले ही ये हजारों साल का जानवरों का राजा है, लेकिन हजारों साल से कैद है। कुत्ते जैसा होना तो वाजिब है। तभी एक असंतोष भरी आवाज आई। मालिक, क्या बकवास है, बस उस पट्टिका के सहारे है। अगर मुझे मानना है तो बिजली हजारों साल और गिरने दो। वो दिख रहा था चिड़िया जैसा मुंह बिजली लपेटे हुए। ये शख्स क्या ये लेई जेंसी है? उस वक्त दाजी ने खुशामद करनी शुरू कर दी। मालिक साहब की आंख तेज है, एक ही बार में पहचान लिया। दुनिया में जानवरों को इन वर्गों में बांटा गया है, जू बिंग, शी जियांग, शुई वांग, सेन, जीदा वगैरह। मालिक फिलहाल ताबूत की सबसे निचली मंजिल पर है। यहाँ जो जानवर बंद हैं वो लो लेवल के हैं। ऊपर की मंजिलों में जानवर और भी ताकतवर हैं। कहा जाता है कि सबसे ऊपर की मंजिलों में सैंग स्तर के बदमाश भी हैं। मैंने एक बार नुआ देवी को यह कहते सुना था कि इस धरती पर एक जमाने में दैवीय स्तर का कोई व्यक्ति रहता था, बस वो समय के साथ गायब हो गया। उम्मीद है मालिक जल्दी से तरक्की करेगा और पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। हु यांग को अब पता चला कि उसने शुरू में इस ताबूत को हल्के में ले लिया था। सिर्फ सबसे निचली मंजिल पर बंद येलो लेवल के जानवर ही इतने ताकतवर हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि सबसे ऊपरी मंजिल में कौन बंद है। जो भी हो, भविष्य में वो सब हु यांग की ताकत बनेंगे। इस मुश्किल दौर में उसे लगातार मजबूत होना ही होगा। मालिक, आपकी अभी जो आत्मा की ताकत है, आप बस इतनी ही दूर तक आ सकते हैं। आपको और ज्यादा आत्मा ताकत इकट्ठी करनी होगी, तभी आप और कमरों को रोशन कर सकते हैं और ऊपर की मंजिलों तक जा सकते हैं। आत्मा ताकत और असामान्य ताकत अलग अलग होती है। असामान्य ताकत तो जॉम्बी और दूसरे जीवों को मारकर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आत्मा ताकत सिर्फ देवताओं को मारकर ही मिलती है। और 3 दिन बाद जब देवता धरती पर आएंगे तो उसके लिए शिकार का समय होगा। अभी सबसे जरूरी है तैयारी करना। हु यांग एक पुरानी वस्तुओं वाली गली में आया। पिछली जिंदगी में एक किस्मत वाले ने यहाँ से एक रस्सी खरीदी थी, जिससे वो एक बहुत ताकतवर असामान्य व्यक्ति बन गया था। तो अब माफ करना, वो चीज हु यांग ही लेगा। अगर उसकी याददाश्त सही है तो वो कीमती चीज अभी भी यहीं है। वो इतना आश्वस्त था क्योंकि किसी भी पुरानी चीज में कितनी एनर्जी है, ये सब उसे साफ दिखता है। इसी बीच शी शीजुन के पिता एक पहचान विशेषज्ञ के साथ यहाँ आए। क्या वो हु यांग नहीं है? वो यहाँ कैसे आ गया? शीजुन, तू हमेशा याद रखना, तू जो भी दोस्त बनाए वो तेरे काम के ही होने चाहिए, समझा? ठीक है पापा। हु यांग तो बेवकूफ है जो दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। उसे बरगलाना बहुत आसान है। क्या हुआ श्रीमान शी? कुछ नहीं, एक जान पहचान का चेहरा दिखा। मास्टर हुआंग, पहले हम पुरानी चीजें ढूंढते हैं, आपकी नजर पर ही भरोसा है। चिंता मत करो श्रीमान शी, मुझे बस इसी काम में महारत हासिल है। बस अफसोस है कि यहाँ ज्यादातर चीजें नकली हैं। कुछ दिन पहले पूर्वजों के मंदिर में पूजा करने के बाद से मैं सपने में पूर्वजों का संदेश देखता रहा हूँ कि मुझे पुरानी चीजें ढूंढनी है। हाय, जैसा मानो वैसा न मानो, आज मैं आपको खास तौर पर बुलाकर लाया हूँ। इसे हाथ से निकलने नहीं देना। अचानक मास्टर हुआंग की नजर एक लौकी पर अटक गई। वो चीज मिल गई, लेकिन हु यांग ने उससे पहले ही वो लौकी हाथ में ले ली। मास्टर हुआंग के मुंह से बुरा भला निकल गया। दुकानदार को देखकर बहुत खुशी हुई। हा, एक और भोला भाला ग्राहक आ गया। ये लौकी तो मिंग राजवंश की है, कीमत कम से कम इतनी, 10,000 रुपए। 10,000? इतना महंगा?
देखने दे। लेकिन हु यांग ने लाल रस्सी पकड़ रखी थी। मास्टर जी देखो, ये तो फटा हुआ है और एक टूटी रस्सी से ढांप रखा है। मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ एक कारीगरी का नमूना है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। दुकानदार ने 100 सुनते ही मना कर दिया। जा जा, मेरा काम बिगाड़ मत। मास्टर हुआंग ये देखकर बहुत खुश हुआ। मालिक मुझे दिखाना। हु यांग ने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से चीज हाथ लग जाएगी, लेकिन कौन सोच सकता था कि ये बेहद मामूली सी दिखने वाली रस्सी ही मशहूर कुनशियान रस्सी है। पिछली जिंदगी में उसकी बहन छोटी युन को ही शी परिवार वालों ने पकड़ लिया था। न सिर्फ उन्होंने उसकी पट्टिका छीन ली थी, बल्कि उसका खून भी इस्तेमाल किया था। इस जिंदगी में वो उन बदमाशों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस लौकी में एक साधारण सी एनर्जी है, ये पुरानी है। मालिक ये लौकी। उसकी बात पूरी होते ही हु यांग की आवाज पीछे से आई। शियांटी तुम हो? पहले से ही पहचान जैसा लग रहा था। तुम भी पुरानी वस्तुओं वाली गली में घूमने आए हो? हाँ, हु यांग। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी पुरानी चीजों में रुचि है। वैसे मैंने शीजुन से सुना है कि तुम्हारे पास एक पुरानी लौकी है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता था। अगले ही पल हु यांग पागलों जैसा चिल्लाने लगा। शियांटी तुम इतने अमीर हो, फिर भी ये छोटी लौकी खरीदने आई हो? क्या सच में ये लौकी बहुत कीमती है? तुरंत ही खरीदारों की भीड़ लग गई। क्या वो मास्टर हुआंग नहीं है? जब उन्होंने इसे असली बताया तो ये चीज सच में बहुमूल्य होगी। तुमने 10,000 बोले थे ना मालिक, तो मैं 10,000 देता हूँ, मैं 20,000 देता हूँ। पहले हम आए थे, तुम कीमत मत बढ़ाओ। दुकानदार हंसते हुए बोला, तुमने अभी तक कीमत नहीं लगाई थी। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगी। 50,000 मैं लूंगा। आखिरकार मास्टर हुआंग ने 17,000 देकर ये लौकी खरीद ली, वो भी बहुत मन मारकर। जो चीज 10,000 में मिलती वो 17,000 में खरीदनी पड़ी। सब हु यांग की करतूत थी। हु यांग एकदम बेपरवाह था। शियांटी तुम कह रही थी कि मेरी उस पुरानी पट्टिका के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, मैंने शीजुन से सुना है तुम्हारे पास एक खानदानी पट्टिका है। क्या मुझे दिखा सकते हो? हु यांग ने भोलेपन से हंसते हुए कहा। बिल्कुल। मास्टर हुआंग की आंखें चमक उठी। क्या मैं इस कीमती चीज को देख सकता हूँ? नहीं भाई, ये मेरी खानदानी पट्टिका है, यूं ही किसी को दिखाने वाली नहीं है। हु यांग तुम और शीजुन कितने अच्छे दोस्त हो, चलो आंटी को दिखा दो। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मुझे जाने दो। अरे रुको, बताओ तो कैसे मानोगे? फिर हु यांग ने अपना स्कैन कोड निकाल लिया। दे दो। 1 मिनट के 10,000, 50,000 दोगे तो 5 मिनट दिखाऊंगा। तू सच कह रहा है? बिल्कुल। स्कैन नहीं करना तो मैं चला। बूढ़े शी ने दांत पीस कर कहा। ठीक है, देता हूँ। पैसे आने के बाद हु यांग ने पट्टिका मास्टर हुआंग को फेंक दी और उन्हें पढ़ने दिया। वो खुद पागलों की तरह खरीदारी करने लगा। आखिरकार कयामत में सबसे ज्यादा जरूरत चीजों की होती है और उसके पास बड़ा शियोंग यू नाम का मुफ्त का गोदाम है, जिसमें बहुत सारे खाली कमरे पड़े हैं। कोई भी कमरा गोदाम बना लो। दाजी ने उस समय अपनी खूबी दिखाते हुए कहा, मालिक कोई भी चीज यहाँ रखी जाए तो खराब नहीं होती। जीवित चीज भी रख सकते हैं। आखिर वो खुद भी तो जीवित हैं। पर मुझे मुर्गी खानी है। हु यांग को सिरदर्द हो गया। लोमड़ी का मुर्गी खाना बिल्कुल सही है। अभी वो सिर्फ खरीद रहा था, जो कुछ खाने लायक था सब खरीद रहा था। देखने वाला समझता कि वो फार्म खोलने जा रहा है। फोन ने बैलेंस कम होने की सूचना दी। देख लिया, 5 मिनट पूरे हो गए और समय चाहिए। हु यांग क्या तू ये पट्टिका मुझे बेच सकता है? ये चीज बिल्कुल। एक कीमत बता। 10 लाख। दोनों सुनते ही अवाक रह गए। 10 लाख? क्या हुआ शी आंटी? ये पट्टिका हजारों साल पुरानी है। ये बिल्कुल असली पुरानी चीज है। 10 लाख ज्यादा नहीं है। सच कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं खरीदना चाहती तो मुझे जाने दे। श्रीमान शी, वो पट्टिका असली पुरानी चीज तो है। कीमत करीब 50,000 होगी। ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है। हम मोल भाव क्यों ना करें? मेरे हिसाब से 10,000 में कोई बात बन जाएगी। मास्टर हुआंग, आज आपने बहुत मेहनत की, आप पहले लौट जाइए। फिर बूढ़े शी ने फोन निकाला। शीजुन, तू कुछ लोगों को लेकर तुरंत काम पर लग जा। हु यांग और उसकी बहन को ढूंढो, उन दोनों, और वो पट्टिका लेकर आओ। साले ने मुझसे मजाक किया है। पूर्वजों के सपने में पुरानी चीजों के अलावा कुंवारी लड़कियों का खून भी बलि देने के लिए कहा था। मैं अभी तक सोच ही रहा था, तू खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है तो मैं क्या करूं? पर हु यांग को सब पता था। अच्छा, इसने मुझे मारने की सोच ली। बहुत अच्छा। मैं तो डर रहा था कि तुम हाथ ही नहीं डालोगे। बस अफसोस है कि उससे और पैसे नहीं ऐंठ सका, लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब एक एक करके चुकता करूंगा। जल्द ही उसकी बहन का सामान बंध गया। हु यांग ने सामान उठाया। चल घर चलते हैं। तभी छोटी युन की क्लास टीचर भागी भागी आई। कमाल है, उसने ब्लैक स्टॉकिंग पहनी हुई थी। मास्टर व्हाइट, तुम कैसे आ गए? तुम मुझसे पूछ रहे हो? छोटी युन, तू अचानक स्कूल क्यों छोड़ रही है? क्या तू नहीं जानती कल बहुत जरूरी परीक्षा है जो तेरे भविष्य से जुड़ी है? मास्टर व्हाइट, मैंने छोटी युन को अपने साथ घर चलने को कहा है। माफ करना, उसे अभी थोड़ी देर के लिए स्कूल छोड़ना होगा। टीचर का चेहरा सुनते ही उतर गया। तू इसका भाई है? छोटी युन हमारी क्लास की सबसे अच्छी छात्रा है। मैंने सुना है उसके माता पिता नहीं है, भाई ने पाला है। मैं सोचता था कि उसका भाई बहुत समझदार होगा, लेकिन इतना बेसमझ निकला। मैं छोटी युन की क्लास टीचर हूँ, मैं उसे स्कूल छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। उसका भविष्य उज्जवल है, यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा क्या मामला है? बस कुछ काम से घर जा रहे हैं। टीचर भी अड़ गई। ऐसा कौन सा काम है जो इतना जरूरी है? धरती नहीं फटी, पढ़ाई बंद नहीं हो सकती। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। चलो संक्षेप में, स्टूडेंट तो ठीक है मास्टर भाई, तुम बहुत अच्छी टीचर हो, तो शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। वापस जाकर खाने पीने का सामान और
पानी जमा कर लो, और साथ में दवाएं और हथियार भी सबसे जरूरी है। भारी मात्रा में शांग किंग लियान ये किसी तरह मुश्किल दौर पार करने में मदद कर सकता है। टीचर की समझ में कुछ नहीं आया, क्या कह रहा है ये, चीजें जमा करो वगैरह, जैसे सच में धरती फटने वाली हो। हाय, बस उम्मीद है छोटी यून सुरक्षित रहे। हु यांग ने अलमारी से घर का कागज निकाला। भैया तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, लेकिन भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। कहते हुए उसने पट्टिका निकालकर हु यून के गले में डाल दी। तू ये अपने पास रख, मैं बाहर जा रहा हूँ, जो भी दरवाजा खटखटाए खोलना मत। ठीक है, फिर मैं खाना बनाती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। पट्टिका बहन के पास रहने से वो उसकी हर हरकत महसूस कर सकता था। अभी सबसे पहला काम था पैसे जुटाना। हु यांग अभी लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि उसने लियो रुयान को फोन पर बात करते सुना। क्या हु यून स्कूल में नहीं है? तो तुम लोग पहले हु यांग के घर आ जाओ। भागा हुआ भिखारी भागा नहीं जाएगा, पता है, पहले तू उसे संभाल, मैं अभी आ रहा हूँ। हु यांग, मुझे याद किया, शी जुन ने कहा है तुम्हें रात का खाना खाने बुलाना है, थोड़ी देर में आएगा। हु यांग ने उसे एक थप्पड़ मारकर अलग कर दिया। क्या हुआ हु यांग, क्या तू सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है? जिद मत कर, मैं जानती हूँ तू जल रहा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हु यांग ने फिर उसे हटाया। माफ करना, ये सोचकर ही कि मैं कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था मिचली आती है, कृपया मुझसे दूर रहो। बेइज्जती की भी हद होती है। ओए, किसकी बेइज्जती जमीन पर गिरी है, जरा उठाओ तो कौन पैर रखने वाला है। हु यांग, तू कहाँ जा रहा है? वापस आ, मकान बेचने। क्या मकान बेचने जा रहा है? क्या वो तुम्हारा इकलौता मकान नहीं था? तूने तो कहा था ना वो तुम्हारी शादी का घर होगा। अब पैसों की जरूरत है, सस्ते में बेच रहा हूँ, क्या तू खरीदेगी? उसे क्या हो गया है, अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया है? और मकान बेच रहा है? ये मकान उसके माता पिता ने छोड़ा है, लोकेशन भी अच्छी है, कम से कम 3 लाख की कीमत है। अगर ये मकान नहीं होता तो मैं उसके साथ प्रेम ही क्यों करती? फिर उसने अपनी चमक दिखानी शुरू कर दी। तो तू कितने में बेचेगा? एक कीमत बता। 10 लाख। क्या इतना सस्ता? कहीं इसने कोई अपराध तो नहीं किया जो मकान कर्ज उतारने के लिए बेच रहा है? जल्दी बता। खरीदना है, नहीं तो मैं एजेंट के पास चला जाऊंगा। इतना बड़ा मौका मैं तो लूंगी, बस अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पहले 30,000 दे सकती हूँ क्या? बाकी बाद में दूंगी। कौन तेरे साथ किश्तों में ले रहा है? लाडो, मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या? 10 लाख कैश, एक कौड़ी कम नहीं। लियो रुयान ने सोचा, वैसे भी शीजुन लोग जल्द ही उसके पास आने वाले हैं, हु यांग मरने वाला है, ये 10 लाख तो बस उसके हाथ से होकर गुजरेगा। अभी जरूरी है उसे धोखा देकर मकान के कागजात ट्रांसफर करवा लूं। ठीक है, 10 लाख, चलो अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलते हैं। माँ तू बस फिक्र मत कर, मैं बस एक मकान खरीद रही हूँ, बहुत अच्छा मौका है, थोड़ी देर में पैसे वापस भी आ जाएंगे। तू क्या कह रही है? तू जिस हु यांग के साथ प्यार करती है, आखिर उसी का मकान तुझे खरीदना पड़ रहा है। ये तो सारे घर का पैसा है, पता है? तू पहले पैसे भेज दे, बस थोड़ी देर में ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हुआ क्या? पूरा पैसा मिलने पर ही मैं साइन करूंगा। आ गए, मैं तुझे ट्रांसफर कर रही हूँ, बस तुझे पैसे खर्च करने की उम्र नहीं है। दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे थे। कयामत आते ही मकान का कोई मोल नहीं रह जाएगा और 10 लाख गंवाने के बाद तुम लोगों के पास जीने का आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। मकान का कागजात देखकर लियो रुयान जोर से हंसी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ हु यांग, चल तेरे घर चलते हैं, हम जश्न मनाएं। हाँ, जश्न तो अच्छे से मनाना चाहिए। उस समय शी शिजुन कुछ लोगों के साथ डंडे लेकर गली में चल रहा था। पता चला है हु यांग दोपहर को हु युन को लेकर घर आ चुका है। उसके घर लौटने से पहले हम लोग ऊपर जाकर उसकी बहन से थोड़ी देर बात करते हैं। उधर बिल्कुल निर्दोष हु युन सब्जियां काट रही थी। गले की पट्टिका से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। शी शिजुन कुछ लोगों के साथ जल्दी से उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गया। सबके चेहरे पर बदमाशी वाली मुस्कान थी। हु युन, जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरा शी जुन भाई हूँ। शी जुन भाई? हु युन चौंक गई। शी जुन भाई, तुम कैसे आ गए? मेरा भाई घर पर नहीं है। उसने झांक कर देखा। शी जुन बदमाशी से हंस रहा था। घर पर नहीं है, मैं जानता हूँ, वो मीट लेने गया है, उसने मुझे पहले भेजा है। जल्दी दरवाजा खोल, बाहर बहुत गर्मी है। हु युन दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे भाई के शब्द याद आ गए, चाहे कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। फिर वो पीछे हट गई। शी जुन भाई, मेरा भाई वापस आने तक इंतजार कर लो। ये सुनते ही शी शिजुन ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। क्या बात है हु युन, क्या तू मुझसे भी शक कर रही है? तूने मुझे बहुत दुखी किया है, जल्दी दरवाजा खोल ताकि शी जुन भाई तुझसे साफ बात कर सके। लेकिन वो जो भी कहे, हु युन ने दरवाजा नहीं खोला। शी शिजुन ने अपने आदमियों से औजार निकलवाए। चिंता मत करो, हम भाई लोग गली में घूमते रहे हैं, छोटा सा ताला खोलना हमारे लिए बहुत आसान है। हु युन, वो पट्टिका तेरे पास ही है ना? हाँ, भाई ने मुझे पहना दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि दरवाजे का हैंडल हिलने लगा है। अच्छा तो बस करो। धम धम की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और खुल गया। फिर वो सब जबरदस्ती उसकी तरफ दौड़े। जो सबसे आगे था उसने हु युन की छोटी बांह पकड़ ली। बदतमीज लड़की, जल्दी दरवाजा खोल देती। शी शिजुन ने हु युन के गले से पट्टिका खींची। यही है वो पुरानी चीज जो मेरे पापा को चाहिए। हे अब हु युन और ये पट्टिका दोनों मेरे कब्जे में है। मैं उसे घुटने टिकवाकर बूढ़े से माफी दिलवाऊंगा। शिजुन भाई, क्यों? क्या तुम मेरे भाई के अच्छे दोस्त नहीं हो? उस समय शी शिजुन बदतमीजी से हंसा। तू जानना चाहती है कि मैं तेरे भाई से इतना दोस्त क्यों हूँ? क्योंकि वो बहुत भोला है, मेरी हर बात पूरी तरह मानता है। मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों को नहीं बताने हैं।
अगर कभी कोई राज खुल गया तो मुझे कोई ना कोई मुफ्त का सहारा तो चाहिए ना। हु युन चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और हाँ, अगर हु यांग नहीं होता तो मैं रुयान से कभी नहीं मिलता। वो सच में बहुत भोला है, मुझे छोड़ो। बस इतना कहकर उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप, आवाज मत कर। छोटी युन बहन, अगर तूने फिर आवाज लगाई तो मैं तेरे मुंह में अपने गंदे मोजे ठूंस दूंगा। हाँ 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 हाँ, शी जुन भाई, तुम बहुत मजाकिया हो। क्या ये छोटी लड़की वयस्क है या नहीं, ये तो तू खुद जांच सकता है। अभी बहुत समय पड़ा है। जब वो लोग बदमाशी कर ही रहे थे कि उन्हें पता नहीं था कि अब उन पर मुसीबत आने वाली है। क्या तुमने कभी वाइन, फ्लैश और फॉरेस्ट स्टोरी सुनी है? प्यारे दोस्तों, फिर उन सबके ऊपर तेज रोशनी की किरण पड़ी, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल अजीब घटना हुई। उन्होंने पाया कि वो एक पार्टी कर रहे हैं और हर एक के साथ एक सुंदर लड़की थी। हुजूर, हम आपकी सेवा करेंगे। शीशी झुन बहुत खुश हुआ। हाँ 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 हाँ, ये तो स्वर्ग है, यही है स्वर्ग। तो सुंदरियों ने कच्चा गोश्त काटना शुरू कर दिया। महाराज, मैं आपके लिए गोश्त भूनूंगी। मेरी जान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगले ही पल सुंदरियों की आंखें लाल हो गईं, लेकिन मौज में डूबे शीशी झुन ने उसे देखा ही नहीं। महाराज, ये गोश्त अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत यम्मी। बहुत अच्छा लगा तो ठीक है। सच में महाराज अपना खुद का गोश्त खाते हैं तो सबसे अच्छा लगता है ना? ये सुनते ही वो सब डर के मारे बेहाल हो गए। क्या? उन्हें अब पता चला कि उनके हाथों में खून लगा है। ये क्या है मेरा दिल? ये कौन सी शराब और गोश्त की दावत है? ये तो सीधा नरक है। उस समय दाजी अपने असली रूप में आ गई। महाराज, क्या आपको खाने के ऑर्डर से कोई समस्या है? राक्षस का जिगर जिसकी मैंने परवरिश की है उसका गोश्त, और उन बेवफा मंत्रियों की आंखें। महाराज, कौन सा डिश खाना चाहेंगे? वो सब जमीन पर तरह तरह से कराह रहे थे। जाहिर है वो सब उस भ्रम से बुरी तरह डर गए थे। वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। साले भूत आ गया। चुप कर। कहाँ भूत? नकली भूत है। हम लोग इंसानों को मार चुके हैं, क्या भूत से डरेंगे यार? क्या इस पट्टिका में कोई खराबी है? अगर हिम्मत है तो मुझे मार दिखा। ये एक बेकार पट्टिका है, ऊपर से नीचे तक बेकार। क्या बकवास चीज है। लेकिन अगले ही पल उस पट्टिका के ऊपर से एक बैंगनी रंग का पंजा निकला और सर्र से बाहर आया। शीशी झुन के चेहरे पर खून के छींटे उड़ गए। शीशी झुन चीखा। अगर बाल लाल होते तो बहुत से लोग समझते कैप्टन शैंक्स इधर कूद पड़ा है। फिर पट्टिका भी नीचे गिर गई। उसी समय हु यांग भी वहां पहुंच गया। उसने पट्टिका उठाई। क्या देख रहे हो? सब लोग सन्न रह गए। शीजुन, क्या हुआ? तू ठीक है? ये पट्टिका है। ये पट्टिका तो कोई कीमती चीज है, इसे पकड़ो, इसे मत जाने दो। भैया सावधान, डरो मत, हम बहुत हैं, चलो दौड़ो। वो लोग डंडे लेकर हु यांग की तरफ दौड़े। मालिक, पट्टिका की आत्मा शक्ति अभी खत्म हो गई थी। अगर लेई जेनजी ने वो हमला नहीं किया होता तो मैं उन पर फिर से काबू पा सकती थी। काला भालू बहुत नाराज था, मैं तो बाहर आ ही नहीं पाया। हु यांग ने भी उसे टोकते हुए कहा, तेरे उस शरीर से जब ये बाहर आएगा ना तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसी छोटी मोटी नौबत में अभी मेरी ताकत ही काफी है। मैं भी तो अपनी असामान्य शक्ति को परखना चाहता हूँ। धमाके के साथ आग की बड़ी लपटें उसकी तरफ आईं, जिससे वो सब जलने लगे। ये क्या है? इतनी गर्मी, आग बुझाओ। मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये देखकर शीश झुन और लियो रुयान दंग रह गए। ये कैसे हुआ? हु यांग, तुझे जादू आता है? पास मत आ हु यांग। शी झुन तेरा अच्छा दोस्त है, तू पुराने रिश्ते का कुछ तो ख्याल रख। किस मुंह से कह रही है लियो रुयान ये बात? पुराने रिश्ते का ख्याल रखना? मेरे घर आकर मेरी बहन को बंधक बनाया, मेरी पट्टिका छीनी, और तू जैसी घटिया औरत साथ मिलकर नाटक कर रही थी। मैं तो उल्टी कर दूं? अब कह रही हो पुराने रिश्ते का ख्याल रखूं? क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर है या मेरे दिमाग में? इतनी बेशर्मी से कैसे बोल रही हो? हु यांग, मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। ये सब तो गलतफहमी है। रुयान, तू इसकी गर्लफ्रेंड है ना? तू जाकर इसे समझा। तुम लोग तो शादी करने वाले हो, फिर तो मैं तुम्हारा शादी में बेस्ट मैन बनूंगा। लेकिन बोलते हुए उसने चुपके से चाकू निकाल लिया। हाँ हूं यांग, तू तो मुझसे शादी करना चाहता था ना? मैं अब दहेज नहीं लूंगी। बहुत खुश हो ना, क्योंकि अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। बस ये बता दे कि ये ताकत तुझे कैसे मिली। मैं तुझसे हमेशा प्यार करूंगी। लियो रुयान अपनी चाल में माहिर थी, लेकिन इस बार उसका दांव नहीं चला। उस समय शीशी झुन चाकू लेकर उसके पास आ गया। मर जा तू। हु यांग की आंखों से आग निकली। शीशी झुन सीधा उड़ गया। मैं भी सोचता था कि मुझ में आग क्यों जागी। अब मुझे समझ आया, शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी तरह बहुत सारी गंदी चीजें हैं। इसीलिए मैं सब कुछ जलाकर साफ करना चाहता हूँ। शी परिवार का मंदिर, कुछ बेकार संतानें पूजा कर रही थीं। पूर्वजों की आत्मा, हम शीत्यान अपने वंशज प्रार्थना करते हैं कि पूर्वज हमारे शी परिवार की रक्षा करें, हर कदम पर तरक्की करें। अगले ही पल एक पट्टिका से अजीब लाल रोशनी फूटने लगी। एनर्जी लहरा रही थी। कुंवारी लड़कियों का खून, पूजा, मुख्य रोशनी। आत्मा को बुलाओ, कोशिश करो। पूर्वजों, जल्दी मत करो। बाकी चीजें वंशज जल्द ही आपको चढ़ाएंगे। 3 दिनों के भीतर कोशिश करो। जल्दी तैयारी करो। 3 दिनों के भीतर कोशिश करो। वो सब चौंक गए। पूर्वज का मतलब है कि जल्दी से कुछ लोगों को पानी और अनाज खरीदने भेजो। जल्दी करो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हो सकता है मुश्किल दौर सच में आने वाला है। शीजुन को जल्दी से लोगों को लेकर आने को कहो। हमें तुरंत बलि देनी है। तभी दरवाजा एक लात से खुल गया। इतनी मेहनत मत करो, मैं खुद ही आ गया हूँ। और हु यांग के सामने शीशी झुन पड़ा था। बदमाश, तूने क्या किया? और हु परिवार के मंदिर में घुसने की हिम्मत कैसे की? तू समझता है ये क्या जगह है? चलो
इसे खत्म करो। जो लोग उसकी तरफ दौड़े, हु यांग शांतिपूर्वक उनकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने अपनी दाहिनी आंख खोली, जिससे सुनहरी रोशनी निकली। सबके माथे और सीने पर लाल निशान बन गए। उनकी हरकतें हु यांग को बहुत धीमी लग रही थीं। हु यांग की रफ्तार के सामने वो सब बस निशाने की तरह खड़े मार खाते रहे। थोड़ी देर में हु यांग शीतियान के सामने आ गया। शी आंटी नमस्ते। और उसके पीछे एक ढेर सारे रोने चिल्लाने वाले लोग थे। शीतियान थोड़ा डर गया था। तू 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 मर रहा है। उसने तो बंदूक भी निकाल ली, लेकिन अगले ही पल उसकी बंदूक पर भी लाल निशान बन गया। हु यांग ने अपनी उंगलियां चटकाई। शीतियान के हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी और फिर धमाका हो गया। वो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसके हाथों पर खून लगा था। शी आंटी आग से मत खेलो, ये बहुत खतरनाक है। बच्चों को बुरा उदाहरण नहीं देना चाहिए। हु यांग भले ही अभी सिर्फ पहले स्तर की पहली शक्ति जगा पाया था, लेकिन अंधेरे आग की शक्ति वाकई हैरान करने वाली थी। फिलहाल वो एक साथ 10 से ज्यादा लोगों पर आग लगा सकता था। दायरा 2 मीटर, समय करीब 10 सेकंड। अगर वो चीजें जो जल्दी जलने वाली हों तो असर और भी अच्छा होता। उस समय शीतयान उससे पूर्वजों को पुकारने लगा। पूर्वज, शी परिवार खत्म होने वाला है। परिवार का नाम न बुझने दें। कृपया अपनी मौजूदगी दिखाइए। अगले ही पल एक बूढ़ा शख्स जो पूरी तरह आग में लिपटा था प्रकट हुआ। हाय, मैं हुद शिन जून हूं का वंशज हूं। क्या तू भूल गया? पीछे हट। इतना कहते ही आग की 2 लपटें हु यांग पर आईं। हु यांग ने सीधा खून ठूका और आधा घुटना टेक कर ही बच सका। इसके उलट शीतियान ने पाया कि उसके हाथ का दर्द बंद हो गया था। उससे खून भी नहीं बह रहा था। दूसरों के शरीरों की आग भी बुझ गई थी। हाँ, देवता दिखे हैं। सच्ची शक्ति, बुराई दूर होगी। हु यांग, अब तू मरा। जब शी परिवार का पूर्वज खड़ा हुआ तो जमीन हिल गई और हु यांग उसके सामने चींटी के बराबर था। हु यांग को अब पता चला कि शी परिवार कयामत के बारे में कैसे पहले से जानता था। ये बूढ़ा ही सब कुछ था। मैं तो बस कुछ पुरानी चीजें लूटने और पैसे ऐंठने आया था, लेकिन ये तो कोई और ही मौका निकला। पर ये गधा कितना बड़ा है। शी परिवार का पूर्वज उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसकी तरफ पैर बढ़ाया। हु यांग ने चुस्ती से बच निकला, पर फिर भी जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पहला निशाना चूकने पर पूर्वज ने अपनी मुट्ठी में ताकत जमा की और जमीन पर जोरदार मुक्का मारा। शीतियान को लगा कि हु यांग अब चूर चूर हो गया होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। हु यांग हल्की सी हंसी। वो एक बहुत बड़े भयानक काले भालू पर सवार था। तू किसको मरा हुआ बता रहा है? अभी अभी जब हु यांग पर हमला हुआ, दाजी ने तुरंत कहा, मालिक, ये देवता आग का सबसे अच्छा तत्व है। सदियों से परिवार की पूजा पर इन्होंने बहुत आत्मा शक्ति जमा कर ली है। अब अपने असली शरीर में आने से बस एक कदम दूर है। अगर इन्हें पकड़कर अवशोषित कर लिया तो आपकी आत्मा शक्ति और आग की शक्ति दोनों बहुत बढ़ जाएगी। तो तेरे पास कोई तरीका है? फिलहाल बड़ा शियोंग की ताकत कम है, लेकिन अगर मालिक मौका लेने को तैयार है तो शायद जीतने का मौका है। हु यांग की आंखें चमक गईं। बता, क्या तरीका है? तुम अपनी आत्मा शक्ति निकालकर बड़े शियोंग में डाल सकते हो, ताकि हम में से किसी एक को बुलाकर उस देवता को मार सको। मैं क्या सोच रहा था, कर सकता हूँ। बस आत्मा शक्ति तो आत्मा से आती है। अगर हमला असफल रहा और समय पर आत्मा की मरम्मत न हुई तो मैं बिखर जाऊंगा। तब तो तुम में से जो भी बाहर आएगा वो सीधा जेल से भाग जाएगा। हे तो मालिक, मौका लोगे क्या? मैं क्यों लूं? अगले ही पल उसका एक काम देखकर दाजी हैरान रह गई। मैंने अंधेरे आग के बीज को पट्टिका में डाल दिया है। अगर मैं मर गया तो अंधेरे की आग भड़क उठेगी और पट्टिका नष्ट हो जाएगी। बिना पट्टिका के दुनिया में कोई भी इस जादुई ताबूत को नहीं खोल सकता। तो तुम लोगों के वापस दुनिया में आने का कोई मौका नहीं रहेगा। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जीवित रहूं, तुम सब जानते हो कि क्या करना है। इतना कहकर उसने अपनी आत्मा शक्ति निकालनी शुरू कर दी। ताबूत के शीर्ष पर एक चमकीली रोशनी बन गई। ताबूत के अंदर के कैदी हलचल करने लगे। ये बाहर निकलने का रास्ता है। जल्दी मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। हु यांग ने सीधा बुलाना शुरू कर दिया। लैन है लोजिया, शान का बड़ा जानवर। हे शियोंग जिंग, जेल से बाहर आकर युद्ध करो। खड़खड़ की आवाज के साथ काला भालू का दरवाजा खुल गया। बाकी कैदी घबराने लगे। काली भालू, तू अपनी जान बखूबी संभालना, मालिक कभी मरे नहीं। ताबूत छोड़कर काले भालू का शरीर बहुत बड़ा हो गया। उसने एक मुक्का आग के देवता के सीने पर मारा, लगभग उसकी हड्डी तोड़ दी। काले भालू ने जोरदार दहाड़ लगाई। यार, मैं बाहर आ गया। कितना मजा है, कितना मजा है। हाँ। हु यांग ने उसके सिर पर मुक्का मारा। जल्दी काम कर, मेरी आत्मा शक्ति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। क्या सच में मैं मर जाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा? हाँ, पता है मालिक, मैं तो हमेशा से वफादार हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया तो सही किया। हाँ। बस एक छोटा देवता जो मेरे रास्ते में आ गया, अब जल्दी से अपना आग का तत्व दे दे। भालू ने आग के देवता को बहुत पीटा। आग का देवता पिट-पिटाकर बिल्कुल स्टूडेंट जैसा हो गया। उसने आग बुलाने की कोशिश की, पर बात पूरी न होते ही उसकी और पिटाई हो गई। तो ये हिम्मत कैसे की? हाय भगवान, मेरा असली शरीर धरती पर आया है, पर मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया। अब भागना ठीक रहेगा। ये गधा इतना बेवकूफ नहीं था। वो भागने लगा, लेकिन हु यांग ने उसे कैसे भागने दिया? अगले ही पल उसने कुंशियान रस्सी से उसके गले में फंदा डाल दिया। भागना चाह रहा है, देर कर दी, तू मेरा शिकार है। झट करके आग के देवता को बांध दिया गया। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। शीतयान का दिमाग खराब हो गया था। ये नामुमकिन है। पूर्वज, मेरे पूर्वज, आग के देवता,
अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं, जैसे कुछ मिल गया हो। वो लॉकी की रस्सी, ठीक है। हु यांग हल्का सा मुस्कुराया। शी आंटी बहुत चालाक थी, लेकिन लॉकी तुम्हारी वजह से मुझे कुछ शियान रस्सी मिल गई। शी तियान का दिल टूट गया था। पूर्वज, मेरे पूर्वज। फिर आग के देवता से कर्कश चीख निकली और थोड़ी देर में वो एक आग का क्रिस्टल बन गया। हु यांग ने उसे हाथ में ले लिया। यही थी उसे चाहिए चीज। फिर उसने ऊपर से नीचे तक शी तियान को देखते हुए कहा, चलो एक सौदा करते हैं शी परिवार का नाम रोशन रखने के लिए। शी आंटी, तुम कितने पैसे खर्च करने को तैयार हो? जमीन पर मरे हुए कुत्ते जैसे पड़े शी झुन को देखकर शी तियान ने अपने दांत भींच लिए। शी झुन शी तियान की गोद में लेटा हुआ था। पापा, क्या तूने सच में उसे पूरे घर के सारे पैसे दे दिए? वो कयामत आने वाली है। ये थोड़े पैसे क्या होते हैं? इंसान जिंदा रहना सबसे जरूरी है। इस बात का शोर मत मचाना। अभी सारे मकान बेच डालो, सब कुछ पैसे में बदलो, फिर पानी खरीदो। याद है मेरे उपनगर वाला बंगला? उसके नीचे बम शेल्टर बना है। अब उसे और मजबूत कराओ और मास्टर हुआंग को बुलाओ। पुरानी चीजें खरीदना जारी रखें। वो हु यांग अकेला है। अब कयामत की वजह से उसे असामान्य ताकत मिली है। अगर हमारा शी परिवार भी इस मौके पर मेहनत कर ले तो ये कयामत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हु यांग, मैं तुझे जरूर मरवाऊंगा, ये मेरी शी तियान की कसम है। हु यांग एक दवा की दुकान के सामने आया। फोन पर ठंडे अक्षरों में लिखा था 2896 लाख शेष। वो हल्के से हंसा। अगर उसके पास समय होता तो शी परिवार से और पैसे लूट सकता था। कोई बात नहीं, अभी सबसे जरूरी समय है। उसने कहा उसे 1 टन शांग किंग लियान चाहिए। वहां काम करने वाली लड़की को लगा जैसे उसने सही से नहीं सुना हो। क्या उसने कहा कि तुरंत तैयारी शुरू करें? लेकिन अगले ही पल वो हकलाने लगी। कितना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? 1 टन शांग किंग लियान तो बस एक साधारण जड़ी बूटी है। बेचनी है? नहीं बेचनी तो मैं दूसरी दुकान से खरीदूंगा। साहब, बेचूंगा जरूर। बस इतनी बड़ी मात्रा एक साथ मंगवाने में हमें भी 2 दिन लगेंगे और कीमत भी बहुत बढ़िया होगी। तुम्हें 20% ज्यादा दे दूंगा। कल रात तक मुझे सामान मिल जाना चाहिए, ठीक है? हु यांग सड़कों पर चल रहा था। उसने उस समय पूरे शहर से 10 टन शांग किंग लियान खरीद लिया था। ऑनलाइन भी बहुत सारा शांग किंग लियान ऑर्डर कर दिया था। कौन सोच सकता था कि कयामत के आने वाले समय में सबसे जरूरी चीज शांग किंग लियान थी। वो बेहद साधारण सी दवा। पिछली जिंदगी के हालात अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। हु यांग फर्श पर बेहाल लेटा हुआ था। बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मर रहा हूँ। भैया माफ करना, मुझे शांग किंग लियान नहीं मिली। ये दवा असामान्य ताकत जगाने में मदद करती है और जॉम्बी बनने से रोकती है। काश हमारे घर में थोड़ी सी भी होती। तू हार मत मान, मैं दूर की किसी दवा दुकान पर जाकर देखता हूँ। हु यांग ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। मत जा, बाहर खतरा है। और छोटी यून का उस दिन जाना हमेशा के लिए था। उसे शी परिवार ने पकड़ लिया। हु यांग बस बेबसी से चीख सकता था। अभी जैसे ही घर पहुंचा वो बहन के कमरे की तरफ बढ़ा। सोती हुई बहन को देखकर उसने कसम खाई कि पिछली जिंदगी की मुसीबतें दोबारा नहीं होंगी। राशि परिवार, वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि कयामत आने वाली है, इसलिए वो बहुत सारा अनाज जमा करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कयामत की शुरुआत में सबसे जरूरी संसाधन असामान्य लोग होते हैं। शांग किंग लियान पर कब्जा करने का मतलब एक ऐसी सेना को अपने काबू में करना था जो उसके लिए काम करेगी। हु यांग ने आग का क्रिस्टल निकाला। अंधेरे की आग को जलाकर वो धीरे धीरे उसे पिघलाने लगा। वो पालथी मारकर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा सा कमल का फूल बन गया। आग के क्रिस्टल की ताकत लगातार उसके शरीर में समा रही थी। फिर उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी बिखरने लगी। आंखों की पुतलियों में एक कमल का फूल दिखाई देने लगा। बधाई हो मालिक, अंधेरे की आग का बीज अब लाल कमल के आग में बदल गया है। अब आप मेरे जैसे भ्रम को तोड़ सकते हैं। आपकी असामान्य शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। अब आप आग के आकार पर और अधिक नियंत्रण कर सकते हैं। हु यांग ने तुरंत आग की एक बड़ी बंदूक बना ली। ये पता चलता है कि ये आग का क्रिस्टल उसने सोचा था उससे भी ज्यादा उपयोगी था। मालिक, अगली बार जब बुलाओ तो मुझे काली भालू को बुलाना। ही बाहर घूमकर बहुत मजा आया। वाह, हाँ, और मेरे पाप भी घटकर 90 हो गए हैं। अब हर खाने में मुझे एक टुकड़ा गोश्त ज्यादा मिलेगा। दादाजी को जलन होने लगी। मालिक को काम में मदद करने से पाप घटते हैं और जेल में रहने की सुविधा भी बढ़ती है। उसने तो उस आग के देवता की बहुत सारी ताकत भी चुरा ली। ये बहुत अच्छी ड्यूटी है। मालिक, मुझे भी बुलाओ। हु यांग को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत उन दोनों को दूर हटाया। चुप करो, एक और नाराज है, वो है लेई जेनजी। थोड़े से फायदे पर पालतू बनने वाले कुत्ते हो जाते हो। चुप भी करो। अरे यार, तू मुझे बुलाना मत, क्योंकि मैं दूर ही खड़ा देखूंगा, फिर जेल से भाग जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी चाल है। उल्टा हे लेई जेनजी, जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा कोठरियां मैं खोल पाऊंगा। अगर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर जानवर मिल गया तो मैं तुझे क्यों बुलाऊं? उस समय शायद तू ही मुझसे भीख मांगेगा। इतना कहकर हु यांग घूमा और रियल दुनिया में वापस आ गया। हु यांग ने आसमान में लाल रंग के बादल देखे। कल कयामत आ रही है, उसे जल्दी से तैयारी करनी होगी। उसके हाथ में अभी भी 20 लाख से ऊपर पैसे बाकी थे, जो शायद उस चीज को खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। अगली सुबह हु यांग ज्वेलरी एग्जीबिशन में आया। वो शीशे के डिब्बे में रखे एक मिनरल पत्थर को देखकर
मुस्कुराया। मिल गया तू। आम चीजें लूटी जा सकती हैं, लेकिन सुपरनैचुरल शक्ति बढ़ाने वाला सोने का डिब्बा सिर्फ राक्षसों को मारने से मिलता है। इस मिनरल में बहुत सारी सोने की पत्थर की एनर्जी है, जो उसकी सुपरनैचुरल शक्ति को दूसरे से तीसरे लेवल तक पहुंचा सकती है। पिछले जन्म में ये पत्थर किसी भाग्यशाली को मिला था, जिससे वो शुरू से ही सबसे आगे निकल गया था, लेकिन इस बार वो भाग्यशाली बदल गया। पहली नीलामी वस्तु 1,30,000 की कीमत का पन्ना था। दूसरी वो चीज थी जो हु यांग चाहता था। नीलामी करने वाली औरत ने पेश करना शुरू किया। ये अयस्क बहुत संभावनाएं रखता है। हमारी मशीनों के एनालिसिस के अनुसार इसमें से कम 5 लाख कीमत का पन्ना निकल सकता है। बोली जल्दी ही 40 लाख तक पहुंच गई और गोरे बालों वाले लड़के ने सीधे 50 लाख लगा दिए। वाह, सच में अमीर हो। सीधे टॉप प्राइस लगा दिया। हाँ, जब अमीर लोग बोली लगा रहे हो तो हम पीछे हट जाते हैं। ये हाओ ग्रुप का चेहरा तो रखना पड़ता है। ये सुनकर गोरे बालों वाला और भी अकड़ गया। शुक्रिया, अगली बार सबको दारू पिलाऊंगा। अचानक हु यांग बाहर से आया और उसने 60 लाख की बोली लगाई। गोरे बालों वाला चौंक गया। कौन है ये? मैंने आज तक नहीं देखा। एक स्टूडेंट लगता है। सर, हमारी नीलामी सिर्फ मेंबर्स के लिए है। बैंक की ब्लैक कार्ड होनी चाहिए, मजाक नहीं होगा। देखिए, हु यांग ने बिना कुछ कहे एक कार्ड निकाल कर दिखाया। और कोई दिक्कत? ना, नहीं, कृपया अंदर आए। चश्मे वाले ने तुरंत पहचान लिया कि ये हु यांग के हाथ में 10 लाख वाला सोने का काला कार्ड था। उसे लगा ये किसी बड़े परिवार का युवराज होगा। ये सज्जन 60 लाख लगाए हैं और कोई बोली लगाएगा? गोरे बालों वाला भी नहीं माना। 70 लाख। नौजवान, थोड़ा हमारा चेहरा रख, आगे पीछे मिलना होगा। हु यांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। 1 करोड़। भीड़ में बातें शुरू हो गईं। ये कीमत असली कीमत से कहीं ज्यादा थी। अमीरजादे, उससे झगड़ना मत, ये बेवजह पैसे उड़ा रहा है, पागल बन जाने दे। नौजवान, नाम क्या है? हु यांग। बहुत अच्छा। हु यांग, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। बहुत हिम्मत है तुम में। आखिरकार हु यांग ने 1 करोड़ में वो पत्थर खरीद लिया। उसने अपने हाथ में अयस्क को देखा। आखिरकार ये उसके पास आ गया। अब अगली नीलामी की चीज थी, लेकिन उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। अचानक पीछे से एक चीख आई। वो क्या है? राक्षस! राक्षस आ गया, बचाओ! हु यांग ने मुड़कर देखा। बैंगनी धुंध में कोई चीज तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो भी हैरान रह गया। वो चीज एक सांप के शरीर और इंसान के सिर वाला राक्षस निकला। हु यांग को तब समझ आया कि ये राक्षस उसके हाथ के अयस्क के लिए आया था और ये चीज जेड कबाब से बदली थी। शायद नीलामी से पहले जेड कबाब और अयस्क बहुत पास रखे गए थे, इसलिए इसने अयस्क के अंदर की एनर्जी को फील कर लिया था। तबाही के कारण जेड कबाब के अंदर की बुरी आत्मा जाग उठी थी। आसमान में हलचल होने वाली थी। अजीबोगरीब घटनाएं बार बार घट रही थीं और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। गोरे बालों वाला भी घबरा गया। ये आखिर क्या चीज है? जैसे ही राक्षस ने हु यांग पर हमला किया, उसने चेतावनी दी, सावधान! लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। राक्षस को हु यांग ने गले से पकड़ रखा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से कट कट की आवाजें आ रही थीं। लगता था सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसने अपनी पूंछ घुमाकर हु यांग पर वार किया, लेकिन हु यांग को पहले से अंदाजा था। उसकी आंखों से आग की किरणें निकलीं। धमाके से राक्षस चूर चूर हो गया। सिर्फ एक चमकता बैंगनी क्रिस्टल बचा। हु यांग ने उसे तुरंत अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन वो खुश नहीं था। आखिरकार ये छोटा सा राक्षस था, उसमें लिमिटेड एनर्जी ही थी। गोरे बालों वाला तो सीधे घुटनों पर गिर गया। कमाल है, हु यांग कोई संत है, मैं इनका शागिर्द बनूंगा। दूसरी तरफ हु यांग के घर के नीचे बहुत सारे बक्से रखे थे। माफ करना, जरा हटो। पड़ोसियों को हैरानी थी, इतनी सारी चीजें हु यांग ने खरीदी हैं। क्या वो स्टोर खोल रहा है? हु यांग तो अच्छा है, नर्म मिजाज का है, शायद कोई नया काम शुरू कर रहा है। लेकिन एक मोटी औरत ऐसा नहीं सोच रही थी। अरे, नौजवान को नहीं पता कि क्या कर रहा है। सच में लगता है कुछ भी करेगा तो काम बन जाएगा। देख लेना, उसकी ये दुकान नहीं चलने वाली। झांग आंटी, तुम पहले भी इसके घर का ये गोदाम लेना चाहती थी ना? ये बेकार सी जगह। उसने अपने सारे बचे पैसे सामान पर लगा दिए थे, अब और क्या कमी है? श्री हो, सामान आ गया है, क्या आप चेक करना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया, कल और सामान आएगा। हो सकता है आपका गोदाम भर जाए तो मैं आपके लॉजिस्टिक्स गोदाम से खुद ले आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये सुनकर झांग आंटी के दांत पीसने लगे। कल और सामान आ रहा है। लगता है हु यांग सच में अमीर हो गया। क्यों? एक बेमाँ बाप का लड़का है, मेरी बड़ी बेटी का इज्जत नहीं करता, मैं जो चाहती हूँ वो भी नहीं देता। अब तो सीधा स्टोर ही खोलने लगा है। वो जगह तो मैंने पसंद की थी, अमीर मुझे होना चाहिए था। तभी उसका पोता बोला उसे पेशाब करनी है और उसने हु यांग के गोदाम के पास ही पेशाब करनी शुरू कर दी। हु यांग माने या ना माने, उसने सीधा नल खोल दिया। लगता है उसे कुछ सिखाने की जरूरत थी। झांग आंटी पीछे से बोली, अरे बाबा कितना होशियार है, खुद पेशाब करना जानता है। हु यांग, बच्चा बचकाना है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा? उसके चेहरे पर कितना अकड़ था। माफी मांगने का तो कोई निशान नहीं था। हु यांग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने बच्चे को पकड़कर झांग आंटी की तरफ उछाल दिया। पेशाब ने उन दोनों को गीला कर दिया। हु यांग, क्या कर रहा है? बच्चा थोड़ी मस्ती कर रहा था, तू बच्चे से क्यों पल्ला झाड़ रहा है? बच्चा जमीन पर गिरा और जोर से रोने लगा। हु यांग ने एक ही बात कहकर झांग आंटी को चुप कर दिया। मुझे मजाक करना बुरा लगता है। फिर सीधे शटर गिरा दिया। इससे वो अंदर से बीमार औरत और जल्दी आ गई। बच्चा भी चिल्लाया कि उसे पटाखे चाहिए। झांग आंटी को तुरंत आइडिया सूझा। बाबा दादी अभी तेरे लिए पटाखे खरीद लाती हैं।
आज रात हम खूब जलाएंगे। उसका चेहरा डरावना था। अगर कोई चिंगारी गोदाम में जाकर आग लगा दे तो अच्छा नहीं होगा, है ना हुयांग? हुयांग ने सामने के बक्सों को देखा। बढ़िया, सारी चीजें यहाँ थीं। फिर उसने ताबीज के साथ उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे ही बक्से भंवर में गायब होते गए, अगले ही पल ताबीज के अंदर बक्सों का अंबार लग गया। दादी बहुत खुश थी। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा, मैं आखिरकार अपनी शादी की तैयारी कर सकती हूँ। हुयांग ने उसे एक खाली कोठरी में सब कुछ रखने का हुक्म दिया। जी स्वामी, मैं तो सब रखने में माहिर हूँ। यहाँ बहुत से जीवित जानवर हैं। हम उनके लिए ताबीज के पास एक जगह बना सकते हैं। ताबीज की एनर्जी से उनका मांस और भी स्वादिष्ट होगा। तब खाने के लिए मुर्गियों की कभी कमी नहीं होगी। और बाहर तबाही आने वाली थी। न जाने कितनी देर चलेगी। मैं फिर से बहुत सारा सामान डालूंगा। इंसानी दुनिया के लिए कुछ बीज भी बचा सकूंगा। भालू ने कहा। तब स्वामी को अनाज के दानों और जमीन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अकाल के समय सबसे जरूरी होते हैं बीज और जमीन। हुयांग को थोड़ी मुश्किल पेश आई। बीज तो काफी जमा कर लिए थे, पर जमीन कैसे लाए? फिर उसे कुछ सूझा। मुझे पता चला, अभी आया। हुयांग शहर से बाहर पहुंचा। आसमान का शाम का नजारा सच में खूबसूरत था। उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखा और उसे उठाना शुरू कर दिया। उसकी हथेली के नीचे एक रेत का तूफान बन गया। दाजी आसमान से लगातार गिरती मिट्टी को देखकर चिल्लाई, बस बस, अब नहीं समाएगी। स्वामी, आपकी आत्मा की ताकत कम है। बनाई गई जगह बहुत छोटी है, हम सब डूब जाएंगे। हुयांग को मजबूरन हाथ रोकना पड़ा। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। उसने करीब 20,000 किलो मिट्टी निकाल ली थी, लेकिन फिर भी कम लग रही थी। तबाही के बाद बिना दूषित जमीन दुर्लभ हो जाएगी, लेकिन अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। वो तुरंत साधना में लग गया। कमल का फूल फिर से प्रकट हुआ। दूसरी तरफ झांग आंटी बुरी मुस्कान के साथ बोली, हुयांग, अब देखूं कैसे मरता है। उसके पोते ने चुपके से एक शीशा घर ले जाकर दादी को दिया। दादी ने न सिर्फ डांटा, बल्कि उसकी समझदारी की तारीफ भी की। लेकिन अगले ही पल शीशे में एक हरे रंग का डरावना राक्षस दिखा। बुढ़िया के डर से पेशाब पाखाना बिगड़ गया, लेकिन उसने देखा नहीं कि उसका पोता भी अजीबोगरीब हंसी हंस रहा था। हटा हटा, ये जल्दी हटा। बुढ़िया जमीन पर धड़ाम से गिर गई। शायद ये उसकी सजा थी। कुछ ही देर पहले वो हुयांग के गोदाम में पटाखे जलाने की सोच रही थी। अब उसकी खैर नहीं थी, लेकिन उसका पोता पहले ही बदल चुका था। दादी, तुम्हें शीशे देखना तो पसंद है ना? तुम नहीं कहती थी कि बाबा कुछ भी करे तो चलता है? तो फिर क्यों नहीं देखती? देखो ना। झांग आंटी फिर से उस राक्षस से भिड़ गई। अब वो पूरी तरह से डरी हुई थी। बस हाय, नहीं नहीं। अगले ही पल अजीब घटना घटी। राक्षस शीशे से बाहर निकल आया और अपना विशाल मुंह खोलकर झांग आंटी की तरफ दौड़ा। फिर झांग आंटी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसके चारों तरफ बैंगनी धुआं फैलने लगा। हाँ हाँ हाँ, मजा आया, मजा आया। दादी, और खेले ना। अब झांग आंटी पूरी तरह से बदल चुकी थी, पहले से भी ज्यादा काली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। बाबा इधर आओ, दादी तुमसे प्यार करती है। फिर अनगिनत शलाकाओं ने बच्चे को लपेट लिया। बच्चा डरकर बार बार मत कह रहा था। उस समय सड़कों पर हर तरफ परछाइयां थीं। हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें थीं। एक घाट के गोदाम में आसमान को देखो तो लगता था कि बारिश होने वाली है। किनारे बड़ी नाव पर से अचानक चीख निकली, हाय मुसीबत आ गई। नाव में सारी अजीब मछलियां फंस आईं, जिनके बदन से पीप बह रही है और मुंह में नुकीले दांत हैं। क्या ये खाने लायक भी है? ये तो निश्चय ही जापान के रेडिएशन का असर है, जिससे समंदर की चीजें बदल गई हैं। जल्दी ही अंधेरा हो गया। समय करीब था। लाओ वू, मुझे गोदाम की लिस्ट दे दो। उसने देखा नहीं कि लाओ वू के हाथ स्लेटी हो चुके थे और लगातार कांप रहे थे। मुंह से ही की आवाज आ रही थी। लाओ वू, क्या हुआ तुम्हें? सर्दी लगी है? छुट्टी लेनी है क्या? उस समय बाहर से पैरों की आवाजें आईं। आदमी ने घूम कर देखा। पीछे बहुत सारे जवान खड़े थे। तुम लोग हो? सुना है सारे शांग किंग दान यहाँ हैं। जी, ये सब कस्टमर्स का माल है। आप अगर खरीदना चाहें तो। वो बोलता ही रहा था कि बीच में टोक दिया गया। सारा माल उठाओ। अरे क्या कर रहे हो? रुको, खड़े रहो। लेकिन एक जवान ने उसका कंधा पकड़ा और फिर उसके साथी की तरफ उछाल दिया। जल्दी करो, उठाओ। अचानक एक हाथ ने उसके टखने को पकड़ा और फिर उसमें घुस्सा दिया। तुरंत खून बिखर गया। वो इंसान पूरी तरह लाश बन चुका था। बचे हुए सबने भी खतरा भांप लिया और लड़ने की मुद्रा में आ गए। अगले ही पल लाश को जोरदार पीटा। लाश जल्दी ही ढेर हो गई। सब जोर जोर से हाँफ रहे थे। बॉस, ठीक तो हो ना? पहले दवा उठाते हैं, और रास्ता रोकेगा तो सीधा। उस समय उनके पीछे से आवाज आई, सीधा क्या? मार डालोगे? वो सब मेरी चीजें हैं, असली पैसों से खरीदी हैं। क्या लूटने का इरादा है? अभी तबाही नहीं आई, इतनी जल्दी मरने आ रहे हो? दोस्त, सच कहूं तो ये पूरा लॉजिस्टिक्स पियर, यहाँ के कर्मचारी सब हमारे मालिक के हैं। आपका माल अभी घाट से बाहर नहीं गया है, तो क्यों ना एक एहसान कर दिया जाए। कीमत जो तुम कहो चलेगी। माफ करना, मैं नहीं बेच रहा। तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। 1 मिनट, अगर नहीं भागे तो अंजाम भुगतना होगा। फिर जमीन पर पड़ी लाश को देखकर हुयांग को हैरानी हुई कि लाश बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। वो कई लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधा हाथ बढ़ाया, लेकिन मूंगफली चश्मे वाले जवान के हाथ हवा में ही लगे। सामने हुयांग का कोई निशान नहीं था। सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। हुयांग
उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। अगले ही पल उन्होंने देखा कि हु यांग सामानों के ऊपर चढ़ा हुआ था और उन्हें ऊपर से देख रहा था। फिर उसने एक बक्सा खोला, उसमें मछली और केकड़े के डिब्बे थे। जी, तुमने अभी कहा था कि पूरा लॉजिस्टिक्स पियर तुम्हारे मालिक का है, तो ये सब भी ठीक है। उस आदमी के माथे से पसीना टपक रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? वही जो तुम करना चाहते थे, अपने हाथ की सफाई दिखाओ। फिर गोदाम से जोर की धमाका हुआ और अंदर से चिंगारियां उड़ी। यूरोपियन स्टाइल के एक विला के अंदर से एक औरत की चौंकाने वाली आवाज आई, तुम क्या कह रहे हो? दवा तो नहीं लाए और दूसरा माल भी लूट गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। उसने लाल चमड़े का जैकेट पहना था। उस आदमी में सुपरनैचुरल शक्तियां थीं। वो साधारण इंसान नहीं, कोई राक्षस है। और इतना सारा सामान, उसने गोदाम का दरवाजा बंद किया तो फिर उसका पता ही नहीं चला। हमने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला तो अंदर एकदम खाली था। तो ये था मामला। उस आदमी का नाम क्या है? मूंगफली चश्मे वाले ने बताया कि बोली लगाने वाले की जानकारी देखी थी। नाम था हु यांग। हु यांग। औरत सोच में पड़ गई। वो कोई सुपरनैचुरल है? लगता है उसके पास सामान रखने की जगह भी है। अगर उसे हथिया लिया जाए तो क्या बढ़िया। वो तो हु यांग को लूटने की सोचने लगी थी। अगले ही पल उस आदमी को उल्टी होने लगी। औरत ने पूछा, क्या हुआ? फिर उसकी त्वचा स्लेटी होने लगी, नाखून लंबे होने लगे, वो लाश में बदल रहा था। औरत ने एक बाज की मुद्रा बनाई, पटाखे से उसे दूर पटका, फिर अनगिनत बेलें उसके शरीर को बींध कर बाहर ले गईं। लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस आदमी के हैरान रहने पर औरत ने कहा, घबराओ मत, ये तो अभी शुरुआत है। दवा ढूंढते रहो, हथियार जमा करते रहो, लॉजिस्टिक्स गोदाम को अपना सेंटर बनाओ, किनारा संभालो, आगे चौकी लगाओ, सबको तैयार कर दो, तबाही आ गई। हु यांग ने हाथ में शांकिंग दान लेकर कहा, आओ खाओ। अब पानी और हवा साफ नहीं रहे। अब से पीने और त्वचा के संपर्क में आने के लिए सिर्फ बॉटल्ड वाटर इस्तेमाल करना। दिन में 3 बार शांकिंग दान लेना, रोग से बचाव के तौर पर। अगर कभी ठंड लगने जैसा फील हो तो तुरंत मुझे बताना। भाई, अब तो मुझे बता ही दो, आखिर हो क्या रहा है? समय आ गया है तुझे बताने का। चलते चलते बात करते हैं, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ। स्कूल से आने के बाद पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। सब कुछ अजीब लग रहा है, बस सभी चीजों का अपना रूप दिखने लगा है। वो दोनों झांग आंटी के दरवाजे से गुजरे, अंदर से आवाज आई, खा लिया, भूख लगी है। क्यों? उनके पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं देते। वो सब मेरा हक था, मुझे सब चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। फिर ऊपर से धड़म धड़म की आवाज आई। एक आवाज बोली, कितनी बार कहा है घर में इतना शोर मत मचाया करो, पड़ोसियों की नींद खराब होती है। मुझसे दुश्मनी है क्या? सब मरो, सब मर जाओ। फिर वो बाहर निकल गई और इमारत में पटाखों और चीखों की आवाजें आईं। हु यांग भाई बहन एक टैक्सी में सवार हुए। उसी समय लियू रुयान माँ बेटी उनके इलाके में पहुंची। रुयान, इस इलाके की सिक्योरिटी ठीक नहीं लगती। अरे, हु यांग जैसा ताकतवर आदमी है, सिक्योरिटी भले ही खराब हो, क्या फर्क पड़ता है? आगे चलकर ये जगह मेरा और उसका परमानेंट घर होगी। हमने लाखों का कर्ज लेकर तेरा सबसे अच्छा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया और इंग्लिश मेकअप भी किया। बेटी, तू इतनी खूबसूरत है, हु यांग को जरूर मोह लेगी। बिल्कुल, हु यांग तो मेरे इसी रूप पर मरता है, इसलिए पहले भी वो मेरे पीछे बहुत भागा था। भले ही पता नहीं इस बार उसने मुझसे ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया, लेकिन अब वो बहुत ताकतवर हो गया है। अगर मैं उसे अपनी चमेली के नशे में फिर से पागल कर दूं तो उसकी ताकत से हम सब पर राज करेंगे। उसके साथ पूरे शहर को लूटा जा सकता है। बस मैं सामने उसे जरा इशारा कर दूं और वो मेरे पीछे आ लगेगा। वो हु यांग है। वो किधर जा रहा है? जल्दी पीछा करो, वो अब किसी और की नजर न लगे। लियू रुयान उसका पीछा करते हुए चिड़ियाघर पहुंची। उस समय चिड़ियाघर के गेट पर काफी हंगामा था। मेरे बेटे की टोपी फट गई, उसका हाथ लगभग कट गया था। तुम कहते हो ये एक्सीडेंट था? माफ कीजिए सर, हमारे चिड़ियाघर के जानवर पहले बहुत शांत थे, पता नहीं आज क्या हो गया है। भाई, तुमने मुझे अब तक बहुत कुछ समझा दिया है, मैं समझ गई। तबाही आ रही है, इंसान या तो राक्षस बनेंगे या बचे रहेंगे या सुपरनैचुरल हो जाएंगे। और तुम संयोग से पहले ही जाग गए, इसलिए तुम पहले से जान सकते हो। हाँ, ऐसा ही है। हु यांग ने अपने पिछले जन्म के दुखड़े को अपनी बहन के सामने नहीं लाना चाहा, वरना वो बहुत दुखी होगी। लेकिन हु यून को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मुसीबतों के समय उन्हें छुपना चाहिए। चिड़ियाघर क्यों आ रहे हैं? हु यांग ने उसे धीरज से समझाया, छुपने से कुछ नहीं होगा, तबाही में जीना है तो ताकत हासिल करनी पड़ेगी। मुझे ताकत तो मिल गई, पर हर वक्त तेरी रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुझे भी मजबूत बनना होगा। भाई, क्या सच में मैं कर सकती हूँ? मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। वो दोनों जल्दी से कछुओं के बाड़े में पहुंच गए। लियू रुयान भी अंदर आ गई, लेकिन उसे हैरानी थी कि हु यांग चिड़ियाघर क्यों आया है। बेटी, जल्दी पास जा, संयोग से मिलने का दिखावा कर, उसे मोह ले। रुक, मैं और लिपस्टिक लगा लूं। उसे पता नहीं था कि वो जिस जगह खड़ी थी वो लामा का क्षेत्र था। हु यांग भाई बहन जैसे ही कछुआ बाड़े में पहुंचे, दाजी बोली, स्वामी, यहाँ कोई आम जीव नहीं है, मैंने उसकी गंध सूंघ ली है। बूढ़े भालू को ऐसे जीवों से काम लेने में बहुत चिढ़ होती है, बेहद जिद्दी होते हैं, मुझसे भी ज्यादा साल जीते हैं। हु यांग ने पत्ते हटाए। मिल गया तू। एक चट्टान पर एक बूढ़ा कछुआ आराम से लेटा था। वो एक साधारण सा दिखने वाला छोटा कछुआ था, लेकिन अक्सर आकार बदलकर लोगों को कुचल देता था। यहाँ तक कि किसी देवता का भी एक टुकड़ा काट लिया था। हु यांग उसे वश में करना भी चाहता था। हु यांग ने यह सुनते ही सोचा, अगर ये मेरी छोटी बहन की रक्षा करे तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। फिर उसने उसे प्रणाम करते हुए कहा, कछुआ पूर्वज। बूढ़े कछुए ने आंखें मूंद कर उपेक्षा दिखाई। हु यांग
ने ऐसा रवैया देखकर अपनी आंखों से भूतियां आग की किरणें निकाली। घूमते घूमते भूख लगाई है, कछुए का सूप ही पी लिया जाए। बूढ़ा कछुआ घबरा गया। अरे इंसान हमेशा क्यों इतनी जल्दी करते हैं? पुराने समय में 3 बार झोपड़ी में आना पड़ता था। नौजवान, तुमने मुझसे कुछ मांगा है? न तो तमीज से पेश आए, ऊपर से धमकी दे रहे हो। हु यांग ने बकवास नहीं की। तबाही अब शुरू होने वाली है। समय नहीं है ये दिखावे के लिए। पूर्वज, मेरा नाम हु यांग है, ये मेरी बहन हु युन है। वाह, नान नान सच में बोलता है। बूढ़ा कछुआ शर्मा गया। हाय हाय, अगर पुराने समय में मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया और पेट फूल गया तो उस समय के डायरेक्टर ने बाहर मुझे पाया और अच्छी देखभाल की, तब मैं उनके साथ यहाँ नहीं आया होता। नान नान जैसे नाम तो संयोग थे। ये बात हुए 100 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन मेरी 3000 साल से भी ज्यादा की उम्र के सामने ये तो बस झटका है। दाजी और भालू तुरंत मुंह से लार टपकाने लगे। 3000 साल का कछुआ, उससे ज्यादा दूर नहीं कि वो एक पौराणिक कछुआ बन जाए। अगर हम इसकी आत्मा खा लें तो हम 100 साल और जी सकते हैं। हु यांग परेशान हो गया। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? ये तो बहन का रक्षक देवता है। पूर्वज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बहन की रक्षा करें। आप जो भी शर्त रखें कहें। आज सब कुछ बेचैन है। लाल छात के उगने के बाद जब तबाही आएगी तो मेरे कछुआ वंश को भी नुकसान होगा। अगर तुम मेरे इस तालाब के छोटे कछुओं को अपने ताबीज में रख सकते हो, उनके लिए तालाब खोद सकते हो और उनकी अच्छी देखभाल कर सकते हो। ताबीज सुनकर बूढ़े कछुए का ध्यान खिंच गया। उसने उस चीज के बारे में सुना था, वो एक बहुत बड़ी जेल थी जिसमें बिजली लगती थी। उसे एक बार किसी साधु ने कहा था, ब्लैक टर्टल के लेवल पर चढ़ने की सीढ़ी बड़े अशुभ और बिजली की जगह में होती है। ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, अब खुद आ गया। यही है, यही है। बूढ़ा कछुआ 100 साल पहले यहाँ आने की असली साजिश यही थी। तुरंत उसने अपना शरीर फुला लिया। तू जैसे पीले बालों वाला नौजवान इस बड़ी जेल को चला सकेगा? तबाही भले ही डरावनी हो, पर अगर तुमने एक कदम भी उठाया तो उससे 10 गुना ज्यादा खतरा होगा, जितना तबाही या देवता से। अगर तुम मेरे 3000 साल के जीवन का भार नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगले ही पल उसने विशाल शरीर बनाकर हु यांग पर दबाया। हु यांग ने दोनों हाथ लगाकर उसे रोका। जमीन तुरंत फट गई। धमाकों की आवाज गूंजी और दरारें तेजी से बाहर फैलने लगीं। लियू रोयान माँ बेटी को उस तरफ से आवाजें सुनाई दी। वो जाने की कोशिश करने ही लगी थी कि उसका वेग उड़ गया। एक लामा ने उसे मुंह में दबोच लिया। लियू रोयान गुस्से से मुट्ठी भींच रही थी। उसने अपना पर्स उठाकर जानवर पर दे मारा। हरामी, मेरा विग वापस कर। सच में बहुत हिम्मत थी उसमें। अगले ही पल उसके मुंह पर हरे रंग का कफ लग गया। कई लामाज ने पूरी ताकत से उगलना शुरू कर दिया। माँ बेटी कफ से भीग गईं, चीख रही थीं। ये क्या है? बहुत घिन है, मैं इन सबको काट डालूंगी। उसकी माँ ने झपट कर विग छीन लिया। पहले इन जानवरों को छोड़, हु यांग को ढूंढने चल। वो दोनों कछुआ बाड़े में पहुंची तो पाया कि जगह बहुत बदबूदार थी और हु यांग का कहीं पता नहीं था। कड़क की आवाज के साथ बुढ़िया ने एक कछुए के अंडे पर पैर रख दिया। जर्दी उसके जूते पर चिपक गई। उसे बहुत घिन आई। उसने अपना पैर कछुए की पीठ पर रगड़ दिया। इस कछुए में तो थोड़ा उपयोग है, मेरा पैर साफ कर सकता है। लेकिन माँ बेटी ने देखा नहीं कि कछुए की आंखें लाल चमक रही थीं। सामने के पत्ते हटाए तो हु यांग दिखेगा। मैं पत्तों के बीच से निकलूंगी, बहुत दयनीय और मोहक बनकर। पूरा यकीन है हु यांग का दिल पिघल जाएगा। उसने पत्ते झटके। सामने कोई हु यांग नहीं, बल्कि एक गुस्से से भरा विशाल कछुआ था जिसने उसका हाथ काट लिया। ये एक दिलचस्प बात है। कछुओं के दांत आमतौर पर नुकीले और छोटे होते हैं। उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर काट लें तो असहनीय दर्द होता है और छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लियू रोयान चीखने ही वाली थी कि उसने मुंह दबा लिया। जोर से नहीं चिल्लाना, वरना हु यांग मेरी ये हालत देख लेगा। अचानक बुढ़िया जोर से चिल्लाई। 2 कछुओं ने उसकी टांगों पर हमला किया था। लियू रोयान हैरान रह गई। माँ बेटी दोनों एक जैसी हालत में थी। हाय, बहुत दर्द है, हाय मुझे छोड़ो। वाह हु यांग, मुझे बचा। अगले ही पल वो तालाब में गिर गई। बहुत बदबू है, ये कैसा पानी है? पर उसे क्या पता, उस समय हु यांग खुद मुसीबत में था। विशाल कछुआ उसे दबाए हुए था। वो हिल भी नहीं रहा था। स्वामी, मुझे बाहर आने दे, मैं इस बूढ़े कछुए को एक थप्पड़ मारकर मार डालूं, फिर सब मांस बांट लेंगे। चुप रहो। उस समय वो लगभग अपनी लिमिट पर था। हाँ की आवाज के साथ वो एक पैर पर घुटने टेक बैठा। हाँ, नहीं कर सकता तो छोड़ दे। दुनिया की हर चीज का अपना समय होता है। तबाही में तू क्या ही कर सकता है? बेहतर होगा कि तू ये ताबीज मुझे सौंप दे। मैं तेरी और तेरे परिवार की हमेशा रक्षा करूंगा। भले ही दुनिया खत्म हो जाए, तुझसे कोई लेना देना नहीं। बूढ़ा कछुआ कितनी चालाकी से सोच रहा था। इतना शक्तिशाली ताबीज तेरे बस का नहीं है। हु यांग भी लगभग उसकी बातों में आ गया। क्या सच में वो नहीं झेल सकता? ताबीज के अंदर हु यांग के असर से भालू का सिर चकरा रहा था। अचानक उदासी आ गई। दाजी भी कुछ नहीं करना चाहती थी। हु यांग ने गहरी सांस ली। क्या तूने इतना बड़ा होकर ये नहीं सीखा कि जो आगे नहीं बढ़ता वो पीछे ही चला जाता है, जो जीता नहीं वो मरता है? फिर उसमें जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ। वो फिर खड़ा हो गया और ताबीज भी गुस्से में आ गया। उसने बूढ़े कछुए को उछालकर जमीन पर पटक दिया। क्या
ये तो बंधन तोड़ सकता है। हु यांग ने तुरंत बंधन की रस्सी निकाली। अपनी चालें बंद कर फुर्र से रस्सी ने बूढ़े कछुए के गले में लपेट लिया। भालू गुस्से से बोला, स्वामी, इसने मौका देखकर हमला किया था, ताबीज पर कब्जा करना चाहता था, मार डालो इसे। ब्लैक टर्टल बनने से केवल एक कदम दूर ये बूढ़ा कछुआ लगभग तुम्हारे जाल में फंस ही गया था। अच्छा हुआ स्वामी की इच्छा शक्ति मजबूत थी। हु यांग ने अपनी आग की विशाल तलवार निकाली और कछुए के सिर पर दे मारी। झुको या मरो। बूढ़ा कछुआ डरकर रोने लगा। ये बहुत डरावना था। हु यांग के पीछे खड़ी उसकी दो परछाइयां उसे कई बार मार सकती थीं। आखिरकार उसने हार मान ली। हु यांग ने बाजी पलटते हुए बूढ़े कछुए को दबा लिया। फिर वो शैतानी मुस्कान मारता है, कटता नहीं तो मैं लगा रहता हूँ। नान नान को काटते काटते चक्कर आने लगे। हाय हाय, मारो मत, मारो मत। सच में बूढ़े ने अपनी पुश्तैनी ताई शान विधि से तुम्हारी हड्डियां फिर से बनाई हैं। तुम बस एक बूढ़े आदमी को पटक पटक कर मार रहे हो। नान नान रोने को हो गया। छोकरी, जल्दी जल्दी अपने भाई को पकड़, ये जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर हु यांग को मजा आया। हड्डियां फिर से बनी। यकीनन बहुत तरक्की हुई, ताकत भी बहुत बढ़ गई लगती है। तभी हुयून बोल उठी, भाई तुम बूढ़े कछुए को छोड़ दो, लगता है सच में उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है। हु यांग को बहाना मिल गया। उसके शरीर की आग भी धीरे धीरे बुझने लगी। हे भले ही गुस्से से भभक रहा था, लेकिन होश अभी भी बरकरार था। बहुत बढ़िया। फिर नान नान छोटी बच्ची बनकर हुयून के हाथ पर बैठ गया। छोकरी, मुझे कछुआ दादा मत कहो, ये कितनी दूर की बात हो गई। मुझे बस नान नान बुलाओ। हाँ, तुम में बुरी नीयत पहचानने की क्षमता है, संभावना अच्छी है। अब मेरी सुरक्षा में रहोगी तो चैन से रहना। शुक्रिया। नान नान, तुम मुझे छोटी यून बुला सकती हो। बस थोड़ी देर में हु यून और नान नान में खूब बातें होने लगीं। काला भालू तो रोने लगा कि हमारा बूढ़ा कछुआ सूप हाथ से निकला। हालांकि बूढ़ा कछुआ अब मान गया है, लेकिन हु यांग इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए बचाव जरूरी था। उसे एक ऐसे राक्षस के साथ जो उसके बस में न हो, अपनी बहन को रखने का भरोसा नहीं था। तुम्हें पता है कि क्या करना है? जी मालिक। मैं तो बस मजाक कर रहा था। दबाने वाला मीनार प्राचीन खतरनाक चीज है, जिसे बहुत तेज ऊर्जा वाला ही संभाल सकता है। बुढ़ा फिर कैसे ललचा सकता है? बात खत्म होते ही उसकी आत्मा पीतल के तख्ती के अंदर चली गई। मेरी आत्मा आज कैद हुई। अब से मैं तुम्हारी मर्जी का सेवक हूँ। असली रूप में छोटी यून की सुरक्षा करूंगा। अगर कोई बुरी हरकत हुई तो लाखों बिजलियां मेरी आत्मा को खाएंगी। हाँ मालिक। इस तरह हु यांग का मन भी शांत हो गया। छोटी यून की सुरक्षा पक्की हो गई। तो मैं अब आगे। तभी कुछ दूर से एक बहुत बड़ी आवाज आई। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। हु यांग उछलकर ऊपर गया। उसे यकीन नहीं हुआ जो उसने देखा। वो था एक बाघ और दूसरे जानवर तेजी से भाग रहे थे। हु यांग ने सोचा ये अच्छी बात है, इतने सारे जानवर मिल गए जो बदले नहीं है। सबको अपने ताबूत में बंद कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले तालाब के कछुओं को बंद करना है। फिर हर कछुए के ऊपर सोने की एक परत चढ़ गई। नान नान ने मूर्खों वाली मुस्कान दिखाई। शुक्रिया मालिक। बूढ़े कछुए का काम निपटाकर हु यांग ने अपनी बहन से कहा, छोटी यून, मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर ले चलता हूँ। फिर उसने अपनी बहन को रोककर पेड़ों की टहनियों पर उछलने लगा। हु यून भी पहली बार ऐसे बादलों में उड़ने का अनुभव कर रही थी। ये नजारा नीचे लियो रुयान ने ठीक से देख लिया। हु यांग, हु यांग, हु यांग, मैं हूँ तुम्हारी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड रुयान। तुम कैसे आ गई? हु यांग, मत नखरे कर। मुझे पता है तुम हमेशा से मुझे पसंद करते थे, बस शर्म की वजह से मान नहीं रहे थे और मेरे साथ दोबारा अच्छे नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, है ना? देखो, मैं तो यहाँ आ ही गई। जब से तुम मुझसे अलग हुए हो, तुमने ठीक से खाया पिया भी नहीं होगा और ठीक से सोए भी नहीं होंगे, है ना? हाय, मैं इतनी परफेक्ट औरत हूँ तो क्या करूँ? हाँ हु यांग, हम रोयान हमेशा से तुम्हें इतना पसंद करती है। तुमने तो पिछली बार कहा था कि हमारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आओगे। मैं तो जल्दी जल्दी में मना कर दिया था। असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये होती है सास का दामाद को प्यार, जितना देखो उतना अच्छा लगता है। इसी दौरान एक कछुए ने बुढ़िया के कूल्हे पर नजर जमा ली। मैं तुम्हें अपने साथ पहले की बदतमीजी के लिए माफ कर सकती हूँ। तुम बहुत खुश हो ना? हु यांग को लगा ये माँ बेटी तो पागल है। मत जाओ हु यांग, हु यांग, तुम वापस आओ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ये है लियो रुयान। समस्या होने पर कभी अपने में गलती नहीं ढूंढती। माँ बेटी को यह भी पता नहीं चला कि जानवरों ने उन्हें घेर लिया है। हर जानवर की आंखें लाल थीं। उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे अपनी स्वादिष्ट दावत हो। अगले ही पल कई भेड़िए उन पर झपट पड़े। लियो रुयान चीखने लगी, तुम क्या कर रहे हो? हटो, मैं सबसे सुंदर औरत हूँ, मैं रानी बनूंगी। सारे मर्द मेरे पैरों पर होंगे। उस वक्त चिड़ियाघर में हर तरफ जानवरों की दहाड़ थी। हु यांग चलते चलते बंद करता जा रहा था। जो भी उसे पसंद आया, कोई भी उसके जाल से नहीं बचा। हु यांग को लगा बस हो गया, थोड़ा बहुत हर तरह का जानवर ले लिया, अब कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए। अचानक सामने जानवरों का प्रबंधन कार्यालय उनकी नजर में आया और लग रहा था लोग भाग चुके हैं, कोई नहीं है। ये चिड़ियाघर दूर इलाके में था, एक तरफ पहाड़ था। फिलहाल इन खूंखार जानवरों के अलावा कोई बाहर ही नहीं आएगा। छोटी यून को पहले यहीं रहने दो। हु यांग ने चेक किया, कैमरे ठीक थे, छात्रावास और रहने का सामान भी था। भाई, ये जगह काफी अच्छी है, मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें अपना काम करना है ना? जल्दी जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। हु यांग ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। तुम अकेले डरोगी? मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे पास नान नान भी है। और भाई,
हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हो। दुनिया का अंत आ गया है, मुझे भी मजबूत बनना होगा। और मैंने नान नान से कहा था, वो मुझे यकीनन ताकत बढ़ाने का तरीका सिखाएगी। मैं भविष्य में भाई के काम आ सकूंगी। हु यांग सुनकर बहुत खुश हुआ। हाँ, मेरी बहन ही तो हो। फिर उसने नान नान की तरफ देखा। कछुआ बुजुर्ग, बूढ़ा कछुआ भी बड़ा समझदार था। हे, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है मालिक, मैं समझ गया क्या करना है। फिर उसकी बाईं आंख से ऊर्जा की किरण निकली। पूरा प्रबंधन कार्यालय एक ऊर्जा ढाल से ढक गया। उस वक्त प्रबंधन कार्यालय के बाहर जानवरों की भीड़ लग चुकी थी। सबकी आंखें लाल थीं, घूर रहे थे। कोई अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बूढ़े कछुए के ऊर्जा ढाल ने उन्हें रोक दिया। बाघ भी असमंजस में चिल्लाकर चला गया। ये दृश्य देखकर हु यांग को चैन मिला। लगा बूढ़े कछुए को रखना सही किया, अब अपने काम पर जा सकता है। हु यांग ने खिड़की खोली और उछलकर बाहर निकल गया। पीछे से बहन की आवाज आई, भाई जरा संभल कर जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हु यांग ने पूरी रफ्तार से दीवारों और छतों पर उछलते हुए भागना शुरू किया। रास्ते में हर तरफ दुर्घटनाएं थीं। लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने पर लोग बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने भाग रहे थे। नजारा बहुत बुरा था, यहाँ तक कि जोंबी लोगों को खा रहे थे। पिछले जन्म का अनुभव होने के बावजूद हु यांग को पसीना आ रहा था। उस वक्त हवा में खून लटक रहा था और बिजली कड़क रही थी। हु यांग ने रफ्तार बढ़ा दी। वक्त कम था, उसे उस जगह पहले ही पहुंचना था। उस वक्त शहर में भी बहुत अफरा तफरी मची थी। आग लगी थी, हर तरफ बचाने की चीखें थीं। कोई राक्षस है, माँ को ढूंढ रहे हो, माँ को ढूंढ रहे हो। यहाँ तक कि एक ही जाति के लोग गले मिल रहे थे। लग रहा था कोई झोंबी हो गया था। और भी डरावना यह था कि कई झोंबी किसी एक को खा रहे थे। ये सच में नर्क की जगह थी। हैरानी की बात यह थी कि टेलीविजन स्टेशन अभी भी ठीक से चल रहा था। हमारे संवाददाता ने बताया, शहर के केंद्र में अचानक सड़क दुर्घटना हुई। जगह जगह अफरा तफरी है। अस्पताल के आपातकाल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। अधिकतर मरीजों को खाने में जहर का शक है। त्वचा नीली बैंगनी हो गई है, आंखों में खून आ गया है, तेज बुखार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग सक्रिय रूप से बचाव कार्य कर रहा है। विशेषज्ञ सबसे अपील कर रहे हैं कि बाहर न निकलें। मौसम असामान्य है, भारी बारिश आने वाली है। सलाह दी जाती है कि शहर वाले खाने पीने और दवाइयां इकट्ठा कर लें। देश की ताकत पर भरोसा रखें। आओ हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करें। उस वक्त हु यून के टीचर को नींद नहीं आ रही थी। बहुत ही हैरान लग रहा था, ये आखिर क्या हो रहा है, कैसे दुनिया के खत्म होने जैसा हो गया। फिर उसने एक जम्हाई ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। झोंबी, झोंबी, मैंने अपनी आंखों से झोंबी को इंसान खाते देखा है। फिर उसने कमेंट सेक्शन खोला, ये सच है या झूठ। पहला कमेंट था, यकीन नहीं होता, सीओएस अच्छा है। अगला, लेकिन दूसरे कमेंट ने पुष्टि कर दी, ये सच है। फिर एक कैमरामैन ने लंबा पोस्ट लिखा, ये सच है, तस्वीरें और सबूत हैं। और एक तस्वीर लगाई थी जिसमें एक बहुत बड़े राक्षस की परछाई खूनी छांत की वजह से बहुत डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो राक्षस बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंचा लग रहा था। दुनिया का अंत आ गया, राक्षस आ गया। हु यून के टीचर को लगा कि सच में दुनिया का अंत आ गया है। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, हैरानी हुई, थोड़ा बुखार सा लग रहा है। फिर उसने देखा उसकी उंगलियां थोड़ी नीली पड़ रही थीं। ये देखते ही वो डर गया। फिर उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ, क्या मुझे जुकाम हो गया है, पहले कुछ दवा खानी चाहिए। फिर उसने शांकिंग दान के 2 डिब्बे उठाए। उसे उस वक्त नहीं पता था कि हु यांग क्या बकवास कर रहा था। फिर भी उसने बिना सोचे बहुत सारे शांकिंग दान खरीद लिए। वो दर्द सहता हुआ शांकिंग दान हाथ में लेकर खा गया। उस वक्त उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। खाते ही वो बिस्तर पर गिर गया। उस वक्त हु यांग एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया है। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। पिछली बार रात के 12 बजे बड़े देवता सीधे भी कोई शहर में आए थे, और इससे पहले शाम के 6 बजे से ही लगातार छोटे छोटे देवता आते रहे थे। अगर उसे याद ठीक हो तो पहला छोटा देवता इसी दीवांग इमारत के ऊपर आया था। उस वक्त वो जीव आते ही बहुत तबाही मचाता है। उसने पास की इमारतें तक हिला दी, और उसी वक्त से लोग सच में डर में जीने लगे। अगर वो उसका शिकार कर सका तो न सिर्फ बहुत सारी आत्मिक ऊर्जा मिलेगी, शायद उन्नति भी हो जाए तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। फिर हु यांग उस जगह की रखवाली करने लगा। वैसे भी कुछ नहीं करना था, पहले थोड़ी साधना कर ली जाए। आग की जंजीर फिर से उसके सामने आ गई। हु यांग साधु की तरह बैठ गया। बहुत सारी प्राणवायु आग की जंजीर में समा गई। ऐसे में हु यांग साधना में डूब गया। अचानक उसकी बाईं आंख जोर से खुली। यकीनन ताकत तीसरे स्तर की चरम सीमा पर पहुंच गई। हु यांग जोर से हंसा। सच में अप्रत्याशित कमाई है, और लाल कमल की आग का बीज और बदल गया है। थोड़ी देर में मौका मिला तो ट्राई करता हूं। पैनल के मुताबिक उसकी आत्मिक ऊर्जा और यकीनन ताकत दोनों तीसरे स्तर पर 100 में से 100% थी। लेकिन हैरानी थी कि चौथे स्तर पर क्यों नहीं बढ़ी। जो लोग जानते हैं कमेंट में बता सकते हैं। हु यांग ने खुद नहीं सोचा था कि यकीनन ताकत वाले अयस्क और बूढ़े कछुए की हड्डियां फिर से बनाने से उसे इतना फायदा होगा। लगता है बूढ़ा कछुआ सच में उसके लिए सौभाग्य लेकर आया है। तो अब बस उस जीव के आने का इंतजार है। सच में उत्सुकता है। उस वक्त हु यांग को हवा में राक्षसी परछाई दिख रही थी। अचानक उसके पीछे छत का दरवाजा लात मारकर खोला गया। अरे उधर वाले, किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? ये दीवांग इमारत की निजी जगह है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं आ सकता, तुरंत इसे भगाओ। बोलते ही ढेरों
अंगरक्षक उसकी तरफ बढ़े। लिफ्ट बंद थी। ये आया कहां से? सूट पहने उस आदमी ने उल्टा उसकी छाती पर मुक्का मारा। बहाने बनाने आ गए। आज इतने सारे लोग छुट्टी पर हैं, सबने सुस्ती सीख ली है। तुम्हारा इस महीने का पूरा तनख्वाह कटेगा। आदमी का तनख्वाह कटा, फिर भी माफी मांगनी पड़ी। इन लोगों की नजर में नीच जात के लोग सिर्फ इसी लायक होते हैं। शायद वो भूल गया कि अब हर इंसान बराबर है। कर्मचारी उसके साथ सिर्फ काम का रिश्ता रखते हैं, मालिक गुलाम का नहीं। हु यांग ने उस पर झपटने वालों की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि हवा में देख रहा था। आ गया। फिर एक बिजली ने खूनी आसमान को चीर दिया। साथ में दिल की जोरदार धड़कन भी थी, जैसे हर किसी के क्या चीज है? मुझे आंखें धोखा हो गईं। पता चला वो बिजली नहीं थी, बल्कि आसमान फट गया था। उसमें से एक जोड़ी बड़े हाथ निकल रहे थे, जैसे उस दरार को और बड़ा करना चाहते हो ताकि उसमें से निकल सकें। फिर एक आवाज ने आसमान को चीर दिया। राक्षस भी अंदर से पूरी तरह बाहर आ गया। देखने में एक आधा इंसान आधा बैल वाला राक्षस लग रहा था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी की जोड़ी थी। फिर उछलकर छत पर जमकर खड़ा हो गया और मुंह खोलकर बैल की आवाज निकाली। ये जीव था सैनिक भैंसा राक्षस। सूट वाला डर के मारे जमीन पर बैठ गया। राक्षस, जैसे उसकी पहले की धमकाने वाली आग कहां रह गई। हु यांग ने उसे कहा था कि इतनी जल्दी मत मर। ये सुनकर बैल राक्षस बहुत गुस्सा हुआ। ये अपने आप को कितना तुच्छ समझ रहा है, मानो उसकी तकदीर उसके हाथ में हो। लेकिन अगले ही पल हु यांग ने हकीकत से उसे बता दिया कि वो सच कह रहा था। बैल राक्षस हैरान था। ये क्या मामला है? इतना इंतजार करने के बाद दीवार तोड़ने वाला आया। अभी कुछ कीड़े ही मारे थे कि खुद 108 स्वादिष्ट पकवान बनने को है। बस पल भर में बैल राक्षस ने अलग अलग होने का करतब दिखाया। नहीं, ये तो चूर चूर होना कहलाएगा। हु यांग ने कटे हुए गोश्त को देखा। ये जीव उसके सोच से भी कमजोर था, लेकिन ये तो बस पहला था। हु यांग ने गहरी सांस ली। अब आने वाले देवता और राक्षस और भी ताकतवर होंगे। उसे घमंड करने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने बैल के सिर पर हाथ रखा। सुन, खुद ही अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा निकाल दे। जल्दी खत्म करते हैं, वरना और सताना चाहता है क्या? बैल राक्षस भी बहुत घमंडी था। मार सकता है, बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन वो 3 सेकंड भी नहीं टिक पाया। हु यांग ने तुरंत दबाने वाला मीनार बुला लिया। उसमें से तरह तरह की चीखें आ रही थीं। बैल राक्षस को पसीना आ गया। ये तो बहुत डरावना है। सीधा डर से उसका पिछाड़ी फट गया। ये देखकर हु यांग भी अचंभित रह गया। अरे यार, सहने की क्षमता इतनी खराब है, देवता होके। छी, इतनी मार पीट के बाद भी नहीं झुका था। मीनार को देखते ही हिम्मत टूट गई। लेकिन हु यांग को कुछ न कुछ मिला। आत्मिक ऊर्जा तीसरे स्तर पर 5% तक पहुंच गई। ये भी बुरा नहीं था। आग पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उस वक्त 7 बज चुके थे। हु यांग खड़ा हो गया और आगे आने वाले जीवों के कई स्थान थे। उसे बस अंदाजा था, चलते हुए देखेगा। हु यांग को जाता देख कुछ लोग जल्दी से बोले, अरे महापुरुष, आप बहुत ताकतवर हो। सच में इस राक्षस को मार डाला? महापुरुष, हमने पहले आपकी बेइज्जती की थी। ये आखिर हो क्या रहा है? दुनिया का अंत आ गया है। अपनी मदद आप करो। क्या महापुरुष, हमें भी अपने साथ ले चलो। महापुरुष। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि हु यांग नीचे कूद गया। कुछ लोग हैरान थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये तो चला गया, अब हम क्या करें? उस वक्त एक आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैल की कुल्हाड़ी खींचने की कोशिश की। दूसरा आदमी बहुत खुश हुआ। ये चीज बेचने लायक है। ये तो असली राक्षस के इस्तेमाल किया हुआ गहना है। हाँ, अमीर हो गए, अमीर हो गए। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। जो हथियार पहले नहीं खींच रहा था, वो उसने घुमा लिया। क्या हुआ? ये पागल हो गया। राक्षस का शरीर नीले खून में बदल गया है। सावधान रहना, उस चीज के छींटे न लगने पाए। तुम पहले जाकर धो लो। वो लोगों के निकलने से पहले ही जिसने कुल्हाड़ी छुई थी, उसकी हालत बदल गई। उसके मुंह से कड़कड़ की अजीब आवाज आने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए। फिर उसकी आंखों से आग निकलने लगी और वो अपने साथी पर झपट पड़ा। भाग जल्दी, ये पागल हो गया। फिर छत पर एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। बचाओ, मार डाला, पागल हो गया, इंसान को मार डाला। इसी दौरान सोंग परिवार के विला में घर के मुखिया बहुत बुरा हुआ। फिर किसी को बुखार आ गया है। सोंग त्यान को कोई परवाह नहीं थी। वो आवर्धक शीशे से प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन कर रहा था। सोंग झिंग, अलग रखने के तरीके क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाए? लेकिन बुखार शिझुन नौजवान को आया है। शिझुन? सोंग त्यान सुनकर बहुत घबराया। फिर तेजी से बाहर भागा। लेकिन चारों तरफ से डरावनी चीखें आ रही थीं। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। ओह हो। सोंग त्यान दरवाजे के पीछे खड़ा कांपते सोंग शिझुन को देख रहा था। पिताजी, मुझे बचाओ। उस वक्त सोंग शिझुन की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर लाल हो रहा था। देखते ही देखते सोंग शिझुन झोंबी बनने वाला था। सोंग त्यान घबरा गया। 180 किलोमीटर की रफ्तार से अपने बेटे के कमरे की तरफ भागा। दवा कहाँ है? इस बीमारी का इलाज करने वाली दवा मिली कि नहीं? लगता है सोंग त्यान सच में घबरा गया था। दूसरे घर के एक लड़के ने 2 शांगकिंग दान खाए। थोड़ा बुखार उतरा, लेकिन पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या इंतजार है? जल्दी निकालो। हाँ
हाँ, घर के मुखिया। फिर सोंग त्यान ने शांग किंग दान के 2 डिब्बे अंदर फेंक दिए। बेटा जल्दी खा। सोंग शिझुन कुत्ते की तरह शांग किंग दान की तरफ रेंगा, कांपते हाथों से मुट्ठी भर मुंह में ठूंस लिया। सोंग त्यान बेसब्री से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। दवा का असर बहुत जबरदस्त था। मैं बहुत अच्छा हो गया। सोंग त्यान बहुत खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि असर इतना अच्छा होगा। जल्दी और शांग किंग दान लेकर आओ। नौकर ने कुछ मुश्किल बताई। मिल नहीं रहे हैं। पूरे सोंग परिवार में भी बस ये 3 डिब्बे थे। सोंग त्यान चिल्लाया, बस इतने ही क्यों हैं? क्या मैंने तुम लोगों से पहले दवा जमा करने को नहीं कहा था? नौकर भी लाचार था। ये तो सिर्फ साधारण जुकाम बुखार की चीनी दवा है। बाजार में दूसरी दवाएं भी इसकी जगह ले सकती हैं और कीमत भी दूसरों से काफी महंगी है, इसलिए पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोंग त्यान ने पूरा मालिक वाला गुस्सा दिखाया, तो जाओ लूटो, तोड़ फोड़ करो, हमारे पास बंदूकें और गोलियां हैं। लेकिन बाजार के सारे शांग किंग दान हु यांग नाम के एक आदमी ने खरीद लिए हैं। हु यांग? कौन हु यांग? साला, उसने हमारे इतने सारे पैसे लूटे और पहले ही सारे शांग किंग दान खरीद कर रख लिए। वही हु यांग है। अब बाहर बहुत अफरा तफरी है, हमारे पुराने तरीके भी काम नहीं कर रहे। घर के मुखिया, अब क्या करें? सोंग त्यान गुस्से से सूख गया, लगभग बेहोश ही हो गया। बहुत ज्यादा जुल्म है, बहुत ज्यादा जुल्म है। उस आदमी के पास फिर से यकीनन ताकत भी है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? क्या हमारा सोंग परिवार अब यहाँ खत्म हो जाएगा? तभी सोंग शिझुन के कमरे का दरवाजा उड़ गया। सोंग त्यान भी डर गया। शिझुन! देखा तो उस वक्त सोंग शिझुन के पूरे शरीर पर ताकत की लपटें घूम रही थीं। उसकी मांसपेशियां उभर आई थीं। फिर उसने ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया। हाँ, बहुत मजा आया। लगता है शरीर की सारी बेचैनी निकल गई। मैं अब बहुत ताकतवर हूँ, कहते हुए उसने दीवार पर मुक्का मारा। दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। सोंग त्यान को कुछ सूझा। शिझुन, तुम क्या? हाँ पिताजी, मैं ठीक हो गया और मुझे यकीनन ताकत भी मिल गई है। ये है ताकत का एहसास। सोंग त्यान ने एक शांग किंग दान उठाया। उसे नहीं पता था कि शांग किंग दान का असर ऐसा भी हो सकता है। बीमार होने के बाद दवा खाने से यकीनन ताकत मिल सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा। जिनकी बीमारी हल्की है उन्हें पहले ये दवा खिलाओ, फिर देखो जब तक उन्हें यकीनन ताकत न मिल जाए। इन 3 डिब्बी दवाओं से 3 यकीनन ताकत वाले बना लेना चाहिए। ये सोचकर वो और भी उत्तेजित हो गया। फिर सबको इकट्ठा करो, बाहर निकलकर हुयांग के दवा के गोदाम पर हमला करो। अगर हमारा सोंग परिवार कभी यकीनन ताकत वालों की जान पर खेल गया तो फिर राज करने की क्या बात है। बहुत अफसोस कि वो सिर्फ सपने ही देख सकता है। उसे ये नहीं पता कि हु यांग देवताओं तक को मार चुका है। दूसरी तरफ बाई के घर पर वो अब जाग चुका था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि शांग किंग दान सच में असर करेगा। उसकी बेचैनी लगभग खत्म हो गई थी। फिर उसने एक अजीब बात देखी। वो थैले के अंदर के शांग किंग दान देख सकता था। उसने अपनी आंखें मली। डर था कि कहीं उसे देखने में गलती हो रही हो, लेकिन अगले ही पल वो फिर भी देख सकता था। तभी दरवाजे के बाहर जोर से आवाज आई, भाई बहन, मैं हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भाई टीचर ने जल्दी से शांग किंग दान पतलून की जेब में ठूंस ली। झिंगेर, क्या हुआ? भाई टीचर ने दरवाजा खोला ही था कि बाहर की लड़की जल्दी से बोली, भाई बहन, क्या तुम्हें नहीं पता, झोंबी आ गए हैं, झोंबी हैं। हमारी इस इमारत में बहुत सारे कमरों वाले झोंबी बन गए हैं। अब हर जगह लोगों को मार रहे हैं। जिस झोंबी ने किसी को घायल किया वो भी झोंबी बन गया। अब मैं जिस मंजिल पर रहती हूँ वो पूरी तरह खत्म हो गई है। बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। क्या झोंबी? लेकिन उस वक्त उनके घर के दरवाजे की कुंडी फंस गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे भी निकाल नहीं पा रहा था। गलियारे में फिर से झोंबी की आवाजें आ रही थीं। लड़की डर से पेशाब करने लगी। जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज भाई बहन। देखा कुछ झोंबी उसके घर के करीब आ रहे थे। बाई टीचर बेचैन थी। झिंग एर मत डर, बस किया। आखिरी वक्त पर दरवाजा खुल ही गया। अच्छा हुआ, जल्दी आजा। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागना चाहा, लेकिन अगले ही पल बाई टीचर की आंखें फटी रह गईं। क्या बात है? लड़की की पीठ पर 3 हैरान करने वाली गहरी निशान थीं। ये साफ झोंबी के वार थे। उसके मन में बाई टीचर के लिए कितनी नफरत थी, वरना उसे मारने की ऐसी कोशिश क्यों करती। वो घबरा गई। झिंग एर, तुम घायल हो गई हो। लड़की ने दुष्ट मुस्कान दिखाई। हे, तुमने देख लिया। तुमने अभी कहा कि जिसे झोंबी घायल कर दे, वो आगे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। ये तो बहुत डरावना है। उस वक्त झिंगेर के चेहरे के हाव भाव बहुत खराब हो चुके थे। हे, मैं नहीं बनूंगी, बस शांग किंग दान खा लूंगी तो मुझे बचाया जा सकता है। ऑनलाइन ऐसा ही लिखा है भाई बहन। तुम्हारे घर शांग किंग दान है क्या? उसकी तरफ बढ़ती झिंगेर को देखकर बाई टीचर डर गई। तभी एक झोंबी का हाथ अंदर आया, फिर और भी हाथ आने लगे। हे, अब वक्त नहीं बचा। फिर लड़की ने एक ऐसा काम किया जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। उसने बाई टीचर को धक्का देकर झोंबियों के झुंड में धकेल दिया। मेरी प्यारी और दयालु बहन, तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल दो, कहकर उसने सीधे दरवाजा बंद कर लिया। यह हरकत देखकर बाई टीचर तो डर से बौखला गई। वो दरवाजा पीटने लगी। झिंगेर, तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? झिंगेर हे हंसी। फिर उसके चेहरे के हाव भाव फिर से बिगड़ गए। बाई शियिन, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ? तुम्हारा घर अच्छा क्यों है? तुम पैदा होते ही बिना परेशानी के खाती पीती क्यों हो? और मेरे जैसे गंवार को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों हैं? शुक्रिया, तुमने इतने साल मुझे खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया और नौकरी भी दिलवाई, मुझे बहन माना। लेकिन क्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ?
मैं तो बस दूसरों की तरह एक नामी ब्रांड का बैग खरीदना चाहती थी। तुमने मुझे डांट दिया। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? मैं जिंदगी भर तुम्हारी परछाई में रहूंगी। क्या तुम समझती हो? बाई शीन सन्न रह गई। क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रही। क्या मैं गलत थी? हे, तुम्हारी मदद करना तो तुम्हारा फर्ज था, और वो भी क्या तुम्हें इससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भावना नहीं मिलती थी? मर जाओ कुल्लाटा। हाँ हाँ हाँ। फिर दरवाजे के बाहर झोंबियों के खाने की डरावनी आवाजें आने लगी। हे, झोंबी बनकर धीरे धीरे खाया जाना। ये तो इस कुल्लटा के लिए बहुत आसानी थी। उम्मीद है झोंबी चले जाएंगे तो जमीन पर तुम्हारे शरीर के कुछ टुकड़े पड़े रहेंगे ताकि मैं उन्हें ले जा सकूं। कहने की जरूरत नहीं, इस लड़की का दिल पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था। लेकिन अगले ही पल उसकी सजा आ गई। उसके शरीर पर झोंबी का जहर फैलने लगा। उसने आईने में अपनी पीठ पर बैंगनी धुआं फैलता देखा। नहीं, मुझे जल्दी से शांकिंग दान ढूंढना है, नहीं तो मैं भी उस बदसूरत चीज में बदल जाऊंगी। दवा का डिब्बा कहाँ है? दवा का डिब्बा कहाँ है? अचानक उसने मेज पर शांकिंग दान का एक डिब्बा देखा। ये अचानक खुशी बहुत अप्रत्याशित थी। बहुत अच्छा, बच गई, मैं बच गई। इससे वो बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। खाली। उसमें दवा कहाँ है? क्या वो कुल्लटा खा गई? लेकिन कोई बात नहीं, बिल पर लिखा है उसने बहुत सारे खरीदे हैं। बहुत अच्छा, जल्दी ढूंढो, मैं जरूर बच जाऊंगी, जरूर बच जाऊंगी। फिर वो आलमारी पिटारे छानने लगी, लेकिन अंत में कुछ हाथ नहीं लगा और खुद को बहुत थका दिया। वो पागल होने लगी। क्यों क्यों कुछ नहीं मिलता? उस वक्त उसकी पांचों उंगलियां नीली बैंगनी पड़ गई थीं। ये देखकर वो डर से टूट गई। बेसब्री से अपना सिर पकड़कर चीखने लगी। तभी उसका मोबाइल बजा। सुनने पर बाई शीन का फोन था। वो हैरान रह गई। ये तो बाई शीन की अपनी घंटी है। ये विज्ञान के हिसाब से नहीं है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे नाम ने बताया ये सच है। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या बात है, ये तो वीडियो फोन था। बाई शीन बिना किसी नुकसान के उदास चेहरे के साथ दिखी और झिंग एयर झोंबी के जहर से अपने चेहरे तक पहुंच चुकी थी। तुम बच गई? ये कैसे हो सकता है? फिर बाई शीन ने शांकिंग दान की एक थैली निकाली। क्या तुम ये ढूंढ रही हो? झिंग एयर ने अपना सिर फोन की स्क्रीन में घुसा देना चाहा। शांकिंग दान? सारे शांकिंग दान तुम्हारे पास हैं? बाई शीन ने अपना रूप बदला, एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। क्या तुम ये चाहती हो? उस वक्त झिंग एयर गुस्से से कुछ नहीं बोल पा रही थी। भाई बहन एक पल के लिए बेवकूफ बन गई थी। झोंबी ने मुझे घायल कर दिया था। मैं बहुत डर गई थी। दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। भाई बहन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? तुम मुझे शांकिंग दान दोगी ना? क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो। क्या तुम हमेशा ऐसे बच्चों की परवाह नहीं करती थी? अगर तुम गुस्सा नहीं हुई तो मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ। मैं सिर झुकाती हूँ। तुम दयालु इंसान हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसकी सोच में बाई शीन बहुत दयालु है। बस मांग करो, वो जरूर मान जाएगी। फिर जब वो शांकिंग दान खा लेगी तो उसका मुकाबला करेगी। यही है दीन पर बीती। उसमें कितनी नफरत है। तो बाई शीन क्या करेगी? ये तो सिर्फ साधारण जुकाम बुखार की दवा का डिब्बा था। लड़की ने खाकर अदृश्य होने की क्षमता हासिल कर ली। उसने नहीं सोचा था कि बस एक बार हुयांग की बात सुन लेने से उसकी जान बच जाएगी। झोंबियों के झुंड में होते हुए भी वो मछली की तरह तैरती रही। इससे उसके मन में बहुत बदलाव आया। दुनिया में अब दयालुता की मूरत बनकर रहने से सिर्फ अपनी जान जोखिम में पड़ती है। कहने का मतलब इसने हुयांग की बेइज्जती कर दी। हुयांग दोबारा जीवित होकर दुश्मनों को दयालुता से छोड़ सकता है। बाई शीन एक टीचर है। खुद को बचाने के तरीके वो भी जानती है। अभी अभी वो झिंग एयर का असली चेहरा देख चुकी थी। बस करो अपना नाटक। अब तुम बहुत घिनौनी लग रही हो बहन। क्या तुम सोचती हो मैं फिर से तुम पर यकीन करूंगी? झिंग एयर, लियू झिंग एयर, मुझे अफसोस है। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई हो। बस बचपन में ठीक से शिक्षा नहीं मिली, थोड़ी मनमौजी हो, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हें बहन माना। उस वक्त बाई शीन अकेली सीढ़ियों के मोड़ पर बैठी थी। हर तरफ झोंबियों की आवाजें थीं। दुनिया के अंत में कितने लोग तुम्हारी तरह नकली अच्छाई का मुखौटा उतारकर खून खराबे वाले राक्षसों से भी डरावनी असली सूरत दिखाएंगे। बाई बहन मेरी मदद करो दीदी, मैं गलत थी। उस वक्त वो बाई शीन को बहला फुसलाकर धोखा देने की कोशिश कर रही थी। मैं मदर टेरेसा नहीं हूँ, नर्क में जाकर पछताओ कहकर बाई शीन ने फोन रख दिया। लियू झिंग एयर मर चुकी थी, मरना नहीं चाहती थी। बाई शीन कुल्टा, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर एक चीख सुनाई दी। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर वो इतनी बुरी नहीं होती तो उसकी मौत नहीं होती। उसने खुद ही अपने जीवन का अंत लिख दिया। बाई शीन को लगा उसने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया खत्म हो गई है। अगर फिर भी दयालु बनोगे तो दूसरों से पहले खुद मरोगे। हुयांग उस बदमाश को सच में सीख लेनी चाहिए थी। तभी एक झोंबी ने उसे ढूंढ लिया। लगता है उसकी आवाज खींच लाई थी, लेकिन उसे अब अनुभव हो गया था। फिर एक नीली रोशनी ने उसे ढक लिया। झोंबी अंधे की तरह उसे देख नहीं पा रहा था। बाई शीन ने मौका देखकर नीचे की ओर भागने का सोचा। उसे अभी अभी झिंग एयर द्वारा धकेले जाने के बाद लगा था कि मरना तय है, लेकिन मुश्किल वक्त में उसकी यकीनन क्षमता अपने आप चालू हो गई। झोंबी भी हैरान थे। हमारा स्वादिष्ट भोजन कहाँ अचानक गायब हो गया? बाई शीन खुद भी हैरान थी। क्या
मेरा शरीर पारदर्शी हो गया है। फिर उसने मौका देखकर झोंबियों के घेरे से भाग निकलने की कोशिश की। वो बहुत डर गई थी। एक सांस में कितनी मंजिलें भागी पता नहीं, बस इतना पता था कि उसकी सांस फूल रही थी। बाई शीन को नहीं पता था कि उसका शरीर पारदर्शी क्यों हो जाता है, जिससे झोंबियों की नजरों से बच सकती है। लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। वो इसे हमेशा ऐसे ही नहीं रख सकती थी, ये मुश्किल वक्त में छुप कर रखना चाहिए। वो भागती रही। आखिरकार वो इमारत से बाहर निकल गई। उस वक्त उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। अच्छी बात थी कि कॉलोनी में झोंबी नहीं दिख रहे थे। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर सांस ली। उस वक्त उसकी पारदर्शी अवस्था खत्म हो गई थी। बाई शीन पेड़ से लगकर एक पल को भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हर इमारत से कई झोंबियों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। एक जवान और खूबसूरत औरत होने के नाते वो उस वक्त बहुत बेचैन और डरी हुई थी। अब आगे क्या करना चाहिए? तभी उसने सुना किसी ने उसे पुकारा। बाई टीचर ने ध्यान से देखा तो बूढ़े लू और प्रेग्नेंट वैंग बहन थे। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। तुम लोग ठीक हो ना? चिंता मत करो, हम दोनों संक्रमित नहीं हैं। हम कॉलोनी में सैर कर रहे थे। हमने कॉलोनी के मालिकों के ग्रुप में झोंबी के बारे में खबर देखी तो यहाँ छुप गए। बाई शीन सुनकर हैरान रह गई। मालिकों का ग्रुप? जाहिर है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। शायद उसका समय नहीं था। उसने अभी ग्रुप खोला ही था कि 999 से भी ज्यादा नए मैसेज थे। बाई शीन की आंखें फटी रह गईं। सब लोग बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। बहुत सारे लोग इमारतों में फंसे थे। बहुत सारे लोग मर गए। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन वहां भी किसी ने फोन नहीं उठाया। बहुत बड़ा पाप है। अंगूठे से भी सोचा जा सकता है। पुलिस वालों में से भी कई झोंबी बन गए होंगे। दुनिया खत्म होने के बाद सब खुद ही परेशान है। किसे पड़ी है दूसरों की चिंता करने की? अंत इतनी आसानी से हो जाएगी? पूरा शहर झोंबियों का खेल का मैदान बन गया था। बाई शीन की कॉलोनी भी इससे अलग नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि दूसरा देवता भी उसी वक्त आ गया। बड़ा बदकिस्मती से वो बाई शीन की कॉलोनी में आ उतरा। कुछ बचे हुए लोग इकट्ठा थे। एक आदमी कांपते हुए रोते हुए बोला, मेरे पापा और माँ से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ ही दिन हुए नौकरी शुरू की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। प्रेग्नेंट औरत भी बहुत चिंतित लग रही थी। आगे का रास्ता बहुत अंधकारमय है। अब क्या करें? उसके पेट में अभी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी हम भी झोंबी बन जाएंगे ना? बाई शीन ने कॉलोनी के गेट के बाहर देखा। क्या पूरा शहर ही खत्म हो गया है? सावधान, पीछे झोंबी है। प्रेग्नेंट औरत ने चिल्लाकर बताया, घर जाना है, मुझे घर जाना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुरक्षा गार्ड, अंधे हो गए हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। लगता है उनकी समझ पूरी तरह नहीं गई थी। बस एक ही धुन थी घर जाने की, क्योंकि ये घर ही तो है जिसके लिए लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। बूढ़े लू ने तेजी से प्रेग्नेंट औरत का हाथ पकड़ा। जल्दी चलो। उस वक्त सुरक्षा गार्ड अभी भी पागलों की तरह वहीं खड़ा था। वो बहुत डरा हुआ था। बस पैंट गीली होने में देरी थी। दरवाजा नहीं खोलोगे? मैं तो मालिक हूँ। इस एक चिल्लाने से सुरक्षा गार्ड जमीन पर बैठ गया। ये तो मालिक है। बाई शीन ने उसकी ये हालत देखी तो चिल्लाकर बोली, खड़ा हो, गार्ड रूम में जाकर बिजली की छड़ी ले। सच में उस वक्त बाई शीन 90% मर्दों पर भारी थी। मैं तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हाँ, उस वक्त लोहे का गेट तोड़ा जा चुका था। सुरक्षा गार्ड 180 की रफ्तार से गार्ड रूम की तरफ भागा। अच्छी बात थी कि बिजली की छड़ी अंदर आने वाले दरवाजे पर ही टेबल पर रखी थी। सुरक्षा गार्ड ने अंदर घुसते ही उसे उठाया और झोंबी पर जमकर बिजली की छड़ी बरसाई। मरने से पहले झोंबी बोल रहा था, घर जाना है। बाई शीन को लगा ये बहुत खतरनाक था। लेकिन उस वक्त गेट के बाहर एक और झोंबी था। सुरक्षा गार्ड ने बाई शीन को अंगूठा दिखाया। उसकी चेतावनी के लिए शुक्रिया। लेकिन अगले ही पल जमीन पर जोर की आवाज हुई। एक भरा भरा मांसपेशियों वाला झोंबी आ गया। ये देखने में एक जिम फ्रीक था। बाई शीन ने उसे देखा तो कांपने लगी। वैसे भी वो एक कमजोर खूबसूरत लड़की थी। सुरक्षा गार्ड भी उससे बेहतर नहीं था। वो पहले से ही डरपोक था। अब तो उसका शरीर छन्नी की तरह कांप रहा था। बूढ़े लू और प्रेग्नेंट औरत तो कोने में दुबक कर कांप रहे थे। गेट टूटा देखकर झोंबियों का जश्न शुरू हो गया। झुंड के झुंड कॉलोनी में घुस गए। बाई शीन दौड़ने में अव्वल रही। उसके ठीक पीछे नंबर 2 बूढ़े लू थे और नंबर 3 प्रेग्नेंट वैंग बहन ने बूढ़े लू के साथ करीबी मुकाबला किया। आखिरी नंबर पर था हमारा सुरक्षा गार्ड भाई। अब दृश्य हमारे मुख्य झोंबियों की तरफ। बाई शीन हैरान थी। क्या बात है, ये खून के प्यासे नहीं है क्या? उनका पीछा करना क्यों छोड़ दिया? लेकिन अगले ही पल उन्हें बुरी तरह लगा कि हम गिर गए हैं। अब खत्म ही खत्म है। तभी हवा में एक दरार पड़ी। चाहे इंसान हो या झोंबी, ये जोर की आवाज सबको खींच रही थी। फिर एक विशाल इंसानी चेहरे वाली मकड़ी आ गई। जमीन उसके वजन से चकनाचूर हो गई। ये जीव बेहद बदसूरत था। उसके सिर पर 2 नुकीले सींग थे। बाई शीन ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। वो डर से चिल्ला पड़ी। उससे तुलना करो तो बाई शीन बहुत छोटी थी। सी शिकार शिकार सब मेरे हैं। ये जीव भी बैल राक्षस जैसा ही था। उस वक्त उसने मकड़ी का झाला बना लिया था। छटाक से एक मकड़ी के जाले ने बाई शीन को कैद कर लिया। फिर प्रेग्नेंट वैंग बहन, बचाओ, मुझे छोड़ो। उस वक्त मकड़ी खुशी से चिल्ला रही थी, सी और उसके मकड़ी के जालों ने जल्द ही पूरी कॉलोनी को ढक लिया। बाई शीन को एक बात का अंदाजा हुआ। क्या वो अपना इलाका बना रही है? ये राक्षस आखिर है क्या? आसमान से क्यों गिरी? क्या ऊपर और भी होंगे? बाई शीन ये सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये बहुत डरावना है। क्या इंसान खत्म हो जाएंगे?